चलिए फिर आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। आज का डिस्कशन आपका एनवायरनमेंट पर रखा गया है। देखो 4 से 5 क्लासेस में हम क्या करेंगे, एनवायरनमेंट के वो सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लेंगे जहां पर आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। कंटेंट के स्तर पर क्या किया गया है, देखो घटना चक्र की जो पिक्टोरियल बुक आती है, ये आपको दिख रही होगी, जो पिक्टोरियल बुक आपको पीडीएफ दे दी गई है, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद आगे 5 क्लासेस में हम इस पूरी पिक्टोरियल को कवर कर लेंगे यहाँ पर। और कवर ऐसे की जाएगी ना कि लेक्चर में आपको साथ में चीजें समझ में आए, है ना। कोई जैसे टर्मिनोलॉजी दी हुई है, अब वो टर्म्स अगर आपको क्लियर नहीं होंगे तो आपको पढ़ने में मजा नहीं आएगा, क्योंकि फैक्ट्स में वन लाइनर चीजें दी होती हैं, तो वन लाइनर फैक्ट्स को पढ़ने में तभी मजा आता है जब वो आपको समझ उस पर हो आपकी बेहतर। तो यहाँ लेक्चर का उद्देश्य क्या है, लेक्चर का उद्देश्य यही है कि आपकी उस टॉपिक पर समझ हो जाए अच्छी, ताकि आप जब रिवीजन करो तो आपको मजा आए। और भाई लेक्चर देखने का तभी मजा है ना, जब चीजें आपको याद हो, और नहीं याद होंगी तो फिर लेक्चर एक सजा हो जाएगा। हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। पीछे जो पॉलिटी और जो हिस्ट्री का पोर्शन अभी मिडाइवल चल रहा है, मिडाइवल कंप्लीट हो जाएगा, इसके साथ साथ घटनासार हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये सब कंप्लीट हो चुका है। इसको रिवीजन करो, अब रिवीजन का ही आपके पास समय है, कुछ नया पढ़ने के लिए मत बैठो। अब क्या है, रिवाइज करो जितना करा दिया गया, इसीलिए इतना पहले ये प्रोग्राम रखा गया था कि इतने समय तक खत्म कर दिया जाए, ताकि आप 3 से 4 रिवीजन कर सको, इतना पर्याप्त समय रहेगा। ठीक है, तो चलो फिर आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। आज के डिस्कशन में टॉपिक क्या है जो डिसाइड किया गया है, देखो आज का टॉपिक है इकोलॉजी। तो इकोलॉजी को समझेंगे हम, और इससे संबंधित जितने टर्म्स आएंगे सब समझ लेंगे। सबसे पहले देखो शुरुआत करते हैं, और शुरुआत में पहले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं इस पर। बेसिक अंडरस्टैंडिंग में यह है कि जो टर्म्स आते हैं आपके सामने, तो उन टर्म्स की यदि परिभाषा नहीं पता होगी, क्या उसका मतलब होता है, तब तक आप उसको समझ नहीं पाओगे, है ना, अच्छे से। जब तक उसकी समझ नहीं बन पाएगी आपकी भाई। तो पहले जानते हैं कि भाई ये जो इकोलॉजी है या इकोसिस्टम की बात की जाती है, या बायोम सुनते हो आप, या बायोस्फीयर सुनते हो, ये सब जो टर्म्स हैं आते कैसे हैं ना। पहले डेवलपमेंट देखते हैं इसका कैसे हुआ। तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है, हम सीधे विकास देख रहे हैं, इसका कैसे विकास हुआ है, और फिर विकास के क्रम में हम एनवायरमेंट में क्या अध्ययन करने वाले हैं ये समझेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे छोटी इकाई क्या है जीवन की, एक तो आप जानते हो एटम। एटम के बाद आपका सेल्स होती है, सेल्स आपकी टिश्यू का निर्माण करती हैं। ये सारी चीजें देखो आपको बताने में दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि बायोलॉजी कर चुके हो आप, बायोलॉजी करा दी गई, ज्योग्राफी करा दी गई, सारी कनेक्टेड हैं, है ना, सारे विषय जो है इससे कनेक्टेड हैं, इसलिए आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी ये सब समझने में। नहीं अगर क्लासेस की होगी, या लेक्चर नहीं किए होंगे, या पढ़े नहीं होंगे आप, तो दिक्कत आएगी, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। तो वो लेक्चर जरूर कर लेना। तो देखो एटम, एटम के बाद आपका सेल्स, सेल्स के बाद टिश्यू, और टिश्यू मिलकर के आपके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन ही आपके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है भाई, तो ऑर्गन सिस्टम जब बनता है, तो ऑर्गन सिस्टम के साथ ही आगे जब ये बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आपका पॉपुलेशन का निर्माण करते हैं ना, जनसंख्या जिसे आप बोलते हो, और यही जनसंख्या बहुत सारी जब बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाती है तो एक कम्युनिटी के रूप में दिखाई देती है। ठीक है, तो यहाँ एक ही तरीके की पॉपुलेशन में स्पीसीज दिखाई देती हैं, और कई सारी स्पीसीज जब शामिल हो जाती हैं तो आपका समुदाय या कम्युनिटी बनता है। अब बोले कई सारी कम्युनिटीज जब मिल जाती हैं तो फिर वहां पर आपका इकोसिस्टम दिखाई देता है। तो हमें कहां पर पहुंचना था, इस इकोसिस्टम पर पहुंचना था, समझाने के लिए बताया गया है। तो देखो ये जो पार्ट है पूरा का पूरा आपका सेल, टिश्यू, ये सब कहां हम स्टडी कर चुके हैं, बायोलॉजी में कर चुके हैं। फिर इकोसिस्टम के पैरेलल में ही आपको बायोम दिखता होगा, और बायोम के साथ आपको बायोस्फीयर दिखता होगा, है ना। ये सब क्या है अभी समझ में आएगा। फिर बायोम और बायोस्फीयर के साथ साथ आगे बढ़ेंगे तो प्लेनेट और यूनिवर्स, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे हम आगे। तो प्लेनेट और यूनिवर्स ये आपका ज्योग्राफी का पार्ट है। अब बचते हैं फिर ये 3 पार्ट, 3 टर्म्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इन 3 टर्म्स का ही अध्ययन आपका एनवायरमेंट के अंतर्गत किया जाता है। तो पहले बताओ बायोस्फीयर क्या होता है, अगर आप लोग समझते हो तो बताओ, नहीं तो देखो यहां जान लो। बायोस्फीयर वह होता है आपका जिसे जैव मंडल बोलते हो, जहां पर जीवन संभव होता है, यानी कि जहां भी जीवन संभव होगा वो आपका बायोस्फीयर कहलाएगा। बोले आप लोग फिगर ये देखते होगे इस तरीके से, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, ये फिगर आपने देखा होगा, है ना, समझ लो आज। देखो ये आपका स्थल मंडल हो गया, ये आपका जल मंडल हो गया, और ये आपका वायुमंडल हो गया। तो इन तीनों मंडल, जहां पर ये तीनों मंडल मिलते हैं भाई, है ना, तीनों स्फीयर जहां पर मिलते हैं, यही पार्ट आपका कहलाता है क्या, बायोस्फीयर। ठीक है, जहां पर आपका एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर, ये तीनों स्फीयर आपके जहां पर मिलेंगे वो बायोस्फीयर कहलाएगा। बोले फिर यही इतनी जगह होती है मात्र जहां पर जीवन संभव होता है, इसीलिए इसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। अगर इसको आप ऐसे समझो पृथ्वी है, अब पृथ्वी पूरा अपने आप में ये समझिए एक पिंड है, और इस पर बायोस्फीयर वाला पार्ट कितना है, देखो बायोस्फीयर वाला पार्ट उतना ही होता है जितना आप सेब मान लीजिए इसको, और सेब का जो ऊपर का छिलका होता है ना, तो जितना छिलके का साइज होता है, आकार होता है, उतना ही भैया पृथ्वी पर स्थान है जहां पर जीवन संभव है। इसका मतलब है वही उतना ही स्थान है पृथ्वी पर जो जैव मंडल के रूप में आपका रहता है। क्लियर हो गया, बायोस्फीयर क्लियर हुआ। बोले ठीक है भैया, बायोस्फीयर क्लियर हो गया है कि जहां जीवन होगा वो जैव मंडल है। अब बोले फिर बायोम क्या है, बोले देखो पूरी पृथ्वी पर जहां जहां जीवन दिखाई दे रहा है वो सारा हो गया जैव मंडल। अब बोले
देखो जैव मंडल पर ही हमने अलग अलग जगह पर देखा कि अलग अलग जगह की अलग अलग क्लाइमेट है, तो उनकी क्लाइमेट के अनुसार वहां अडॉप्ट करते हुए अलग अलग जीव दिखाई दिए। ठीक है, अलग अलग क्लाइमेट को अडॉप्ट करते हुए हमें अलग अलग पृथ्वी पर जीव दिखाई दिए, तो उसी आधार पर स्पेसिफिक रूप से वहां की जलवायु और वहां के जंतुओं को ध्यान में रखते हुए हमने बायोम बना दिए। तो बायोस्फीयर का ही एक छोटा पार्ट है ये पूरा, अगर बायोस्फीयर है तो इसके छोटे छोटे आपके बायोम है पार्ट। ठीक है, तो बायोस्फीयर का ही छोटा पार्ट क्या होता है, बायोम होता है। अब ये बायोम हमें समझ में आया कि ये वो जीव होंगे अलग अलग जगहों पर। एग्जाम्पल लेते हैं टुंड्रा। अब जो टुंड्रा का क्षेत्र होगा, यहाँ की जलवायु वनस्पतियां, यहाँ की जो जलवायु है, वनस्पतियां हैं और जीव हैं, तीनों अलग अलग दिखाई देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपना एक अलग बायोम होगा जिसे आप टुंड्रा बायोम बोलोगे। वही आपका टैगा के क्षेत्र में जो बायोम होगा उसे टैगा बायोम बोला जाएगा। क्लियर, जो टर्म्स दिखाई देते हैं वो समझ में आए, तो बायोस्फीयर और बायोम समझ में आ गया होगा। अब बोले फिर ये इकोसिस्टम क्या है, इसको समझाओ। देखो बायोम में हमने ये समझ लिया है कि कौन शामिल किया जा रहा है, केवल जीव शामिल किए जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमने ये देखा यार कि यहाँ पर जहां भी ये वनस्पतियां और जीव दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर केवल ये जीव जीव इंटरेक्शन नहीं करते हैं आपस में, यानी कि एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर नहीं है। इसके साथ ये जीव जो हैं अजैविक पदार्थों पर भी निर्भर हैं। अजैविक का मतलब क्या है, मिट्टी हो गई वहां की। ठीक है, वहां की जो मिट्टी है ना, मृदा आप देख लो, वहां का जल है, ये सारे क्या होते हैं, अजैविक पदार्थ होते हैं। देखो ये जो जीव होते हैं ये इंटरेक्शन करते हैं किसके साथ में, अजैविक पदार्थों के साथ, मींस जो बायोटिक होते हैं और इन्हें बोलते हैं अबायोटिक। ठीक है, तो बायोटिक और अबायोटिक दोनों ही इंटरेक्ट करते हैं, और दोनों के इंटरेक्शन का ही अध्ययन जिस सिस्टम के अंतर्गत किया जाता है, या वो सिस्टम ही कहलाता है आपका क्या, इकोसिस्टम। तो यहां तक इकोसिस्टम समझाने का प्रयास किया गया है। देखो ये पूरा जो सिस्टम बनता है ना, बायोटिक और अबायोटिक के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो आपका क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है। ये समझाया गया यहाँ पर। तो अब क्या इकोसिस्टम होता है, क्या बायोम होता है, क्या बायोस्फीयर होता है, तीनों समझ में आ गया होगा। बायोस्फीयर अगर मोटा मोटा रिवाइज कर लें, बायोस्फीयर वह होता है जहां पर जीवन संभव होता है, और बायोम जो है इसी बायोस्फीयर का एक छोटा पार्ट होता है। फिर ये इकोसिस्टम क्या होता है, जब हम जैविक के साथ साथ, इन जीवों के साथ साथ, जैविक के साथ साथ अजैविक पदार्थ को, मतलब जब बायोटिक के साथ साथ अबायोटिक दोनों को हम शामिल कर लेते हैं, तो यही आपका जो इंटरेक्शन करते हैं, इंटरेक्शन करने के बाद ही जो सिस्टम डेवलप होता है वही कहलाता है इकोसिस्टम। क्लियर हुआ, समझ विकसित हुई इस पर, है ना, बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बोले जो इकोसिस्टम होता है इसी से जुड़ा हुआ एक टर्म और समझ लेते हैं। कौन सा टर्म, देखो इकोसिस्टम से नहीं, बायोम से जुड़ा हुआ। देखो हमने बायोम समझा, अब बायोम से ही जुड़ा हुआ एक टर्म होता है, जैसे टुंड्रा बायोम हो गया, या एग्जाम्पल लेते हैं हम कोई जलीय, देखो जलीय तालाब हमने ले लिया, तो तालाब का अपना एक बायोम होगा, और तालाब जो है इसके पास ही में स्थल खंड होगा, तो इस स्थल खंड का अपना एक बायोम होगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है, हाँ, तो स्थल खंड का देखो अपना बायोम होगा। तो तालाब और स्थल खंड ये दोनों जहां पर मिलेंगे, समझना ध्यान से, ये दोनों जहां पर मिलते हैं वहां पर एक नए बायोम का, और उस नए बायोम को ही या उस क्षेत्र को एक तरीके से समझ लीजिए जाना जाता है इकोटोन के रूप में। ठीक है, क्या होता है, इकोटोन, ये संक्रमण क्षेत्र होता है दो बायोमों का। तो देखो तालाब वाला हमने देखा, उसके बाद हमने स्थल वाला देखा, और ये तालाब और स्थल आपने देखा होगा किनारे पर, जहां तालाब और स्थल का किनारा होता है, इन दोनों जगहों पर जो ट्रांजिशन एरिया होता है, जो संक्रमण क्षेत्र होता है, वही आपका इकोटोन कहलाता है। और देखो इस इकोटोन की यदि डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, यानी कि यहाँ पर जो विविधता है वो बहुत ज्यादा अगर बढ़ जाएगी, तो यही आपका कहलाएगा कोर इफेक्ट। ठीक है, ये सारे टर्म देखो आएंगे भी, जब इकोलॉजी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे तो ये सारे टर्म्स आएंगे, इन टर्म्स को यहाँ पर समझ लो एक साथ कनेक्ट करते हुए, तो फिर जब हम अभी आगे करेंगे तो सारी समझ में आ जाएंगी चीजें। अब देखो ये इकोटोन जो होता है, इस इकोटोन में डाइवर्सिटी अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो कोर इफेक्ट ही कहलाता है। अब कोई कोर इफेक्ट कह दो इसे, या एज इफेक्ट कह दो, तो यही आपका कोर इफेक्ट या एज इफेक्ट के रूप में जाना जाता है। क्यों भैया डाइवर्सिटी ज्यादा होती है, देखो एक यह बायोम हो गया B1, एक बायोम हो गया B2। अब दोनों का संक्रमण क्षेत्र जो होता है, एग्जांपल लेते हैं, यहाँ B1 में आपके S1 स्पेसीज हैं, B2 में देखो H2 स्पेसीज पाई जाएंगी, और जो बीच का आपका इकोटोन होगा, यहाँ देखो S1 प्लस H2 रहेंगी, एक नई आपकी S3 स्पेसीज दिखाई देंगी। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, विविधता बढ़ गई, विविधता बढ़ने के साथ ही इसलिए ही यह क्षेत्र कहलाया आपका कोर इफेक्ट या एज इफेक्ट कहलाया। क्लियर हो गया, तो क्या क्या आपने समझा, यहाँ पर हमने बायोम समझ लिया, बायोस्फीयर समझ लिया, इकोसिस्टम समझ में आ गया हमें, और इकोसिस्टम के साथ साथ बायोम से ही कनेक्ट करते हुए इकोटोन समझ में आ गया, और इकोटोन के साथ क्या कोर इफेक्ट होता है या एज इफेक्ट होता है ये समझ में आ गया। ये सब बुक में आपकी दिया हुआ है, यहाँ समझाने के प्रयास इसलिए किया गया ताकि आपको ये सब इजिली समझ में आ जाए जोड़ते हुए। यहाँ पर अब चलते हैं अपने टॉपिक पर, इकोलॉजी पर चलते हैं। अब जैसे जब इकोलॉजी में बोलूंगा तो इकोलॉजी आपको समझ में आ जाएगा भाई, है ना। इकोलॉजी क्या होता है, देखो इकोलॉजी क्या होता है, इकोसिस्टम का ही अध्ययन किया जाता है, याद रखना। लॉजी का मतलब क्या है,
लॉजी का मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी, और इको का मतलब क्या होता है? इको है देखो ओक्योस से बना हुआ है। ओक्योस का मतलब होता है हैबिटेट, ठीक है, ध्यान से सुनना यहाँ पर। ओक्योस का मतलब होता है हैबिटेट, मतलब आवास का। जो जैविक आवास होते हैं, इनके आवासों का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है वो इकोलॉजी कहलाता है। अब बोले इसी में ही हम इकोसिस्टम का ही अध्ययन करते हैं। जैसे बायोलॉजी होता है ना, बायो में क्या होता है? बायो का मतलब होता है जीव, तो यहाँ जीवों का ही अध्ययन किया जाता है। यहाँ क्या है? इको मतलब हैबिटेट, उनके आवासों का अध्ययन किया जाता है, प्राकृतिक आवासों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। वही आपके इन्वायरमेंट के अंतर्गत हम टॉपिक क्या पढ़ने जा रहे हैं? इकोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। अब इकोलॉजी से देखो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन क्या पूछी जाती है? सबसे ज्यादा देखो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है कि यह जो इकोलॉजी शब्द है यह किसने दिया। इसके बाद जो इकोसिस्टम है वह इकोसिस्टम शब्द किसने दिया, यहीं पर पढ़ते हैं, अभी सब याद भी हो जाना चाहिए। देखो जो इकोलॉजी शब्द दिया गया, यह इकोलॉजी जो शब्द दिया गया था ये हैकल के द्वारा दिया गया था। याद रखना ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। और जो इकोसिस्टम शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया था? टॉन्सले के द्वारा दिया गया था। याद करने का मैं तरीका बताता हूं, देखो सिस्टम है ना वहां पर, है ना, सिस्टम है। ऑर्गन सिस्टम होता है, तो बोले हाँ होता है, ये हमारा ऑर्गन सिस्टम है। ऑर्गन सिस्टम में ही क्या होते हैं भाई? यहाँ पे क्या होते हैं? ये टॉन्सल होते हैं, ठीक है, होते हैं। तो याद रखने के लिए है, आप कभी भूलोगे नहीं। इकोसिस्टम अगर शब्द पूछेगा तो आपको अपने ऑर्गन सिस्टम और टॉन्सल याद आ जाने चाहिए। तो इकोसिस्टम शब्द किसने दिया? टॉन्सले ने दिया है। और इकोलॉजी कैसे याद रखोगे? देखो लॉजी जो है हैकल ने दिया है, ठीक है। तो बोले जो ये इकोलॉजी है, जो स्टडी करने वाला जो विज्ञान है जिसके अंतर्गत इकोसिस्टम का अध्ययन किया जाता है, तो वो हैकल है महोदय। इसके साथ साथ यहाँ से और भी पॉइंट्स आपके देखो यहाँ से उठाए जाते हैं। कैसे? यह इकोलॉजी को कुछ ऐसे सोर्सेस हैं जो मानते हैं रेटर महोदय ने, लेकिन आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो अर्नेस्ट हैकल से ही पूछा जाता है। तो इकोलॉजी और इकोसिस्टम में कंफ्यूज नहीं होना है। फिर आपका देखो अगला क्वेश्चन बनता है कि जो आपका फादर ऑफ इकोलॉजी कौन बोला जाता है? तो फादर ऑफ इकोलॉजी आपके हम्बोल्ट बोले जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। इकोलॉजी शब्द किसने दिया? हैकल ने दिया। फादर ऑफ इकोलॉजी किसे बोला जाता है? हम्बोल्ट को बोला जाता है। वहीं आपके फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी किसको बोला जाता है? ओडम को बोला जाता है। तो कुछ नहीं करना है आपको, देखो याद करने के लिए मॉडर्न लिखा है आपने, है ना, फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी। और मॉडर्न में ही देखो आपका नाम छुपा हुआ है साइंटिस्ट का, ओडी। तो ओडी से ही आपका क्या बनेगा? ओडम, ठीक है। ओडी से ही देखो ओडम बनेगा। ये केवल आपको याद रखने के लिए तरीका बताया जा रहा है, ताकि अगर वहां पर कुछ नहीं ध्यान आएगा तो ऐसे ही खुराफाती जो तरीके होते हैं ये आपको क्या कर देते हैं? आंसर तक पहुंचा देते हैं, ठीक है। अब फिर इंडियन जो आपका देखिए भारत में जो है पारिस्थितिकी के जनक किसको बोला जाता है? रामदेव को बोला जाता है। तो ये कोर फैक्चुअल टॉपिक है। हमने इकोलॉजी समझ लिया, इकोसिस्टम भी जान लिया, और ये कोर फैक्चुअल होता है कि किसने नाम दिया। तो वैज्ञानिकों के नाम याद रखने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि यूपीपीसीएस में यहां से क्वेश्चंस भी खूब बनते हैं। आगे बढ़ते हैं तो अब आते हैं इसके स्तरों को लेकर के। देखो ये ही हमने समझा हुआ है, क्या? सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कम्युनिटी, कम्युनिटी से ही आपका इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के साथ बायोम, बायोस्फीयर। ये सारे टर्म्स हमने समझ लिए। अब इन सारे टर्म्स को समझने के साथ दो देखो टर्म यहाँ पर और आए जो आपके मैगजीन में इसमें दिए हुए हैं। एक है हैबिटेट, और इसी के साथ जोड़कर हम पढ़ेंगे नीश को। बोले क्या होता है भाई हैबिटेट और नीश? बहुत इजी लैंग्वेज में समझेंगे इसको। हैबिटेट नीश को समझना है। देखो हैबिटेट का मतलब होता है प्राकृतिक आवास। किसी भी जीव का प्राकृतिक आवास जहां वो रहता है वही उसका हैबिटेट कहलाता है। बढ़िया एग्जाम्पल अगर लेना है तो शेर का एग्जाम्पल लेते हैं। शेर कहाँ रहता है? बोले शेर जंगल में रहता है, रहता है। तो उसका नेचुरल हैबिटेट क्या हुआ? उसका नेचुरल हैबिटेट हुआ जंगल। लेकिन भैया जंगल में रहता तो है, लेकिन क्या जंगल में ही वो सो जाता है? क्या कहीं पर भी सो जाता है? ऐसा तो है नहीं कि नदी किनारे सो जाता है ना, या बीच जंगल में कहीं सो जाता है, नहीं सोता ना। तो फिर वो फंक्शंस जो करता है, उन फंक्शंस को, उसकी फंक्शनल यूनिट को ही क्या बोला जाता है? उसकी फंक्शनल यूनिट को ही हैबिटेट की निशे बोला जाता है। नीश, निके, कुछ भी बोल लो इसको, ठीक है। तो नीश जो है आपका उसकी फंक्शनल यूनिट को बोलते हैं। क्या फंक्शनल यूनिट का मतलब है? कि शेर कहाँ सोएगा, शेर कहाँ प्रजनन करेगा, ठीक है, शेर कहाँ शिकार करेगा, ये सारे क्या है? उसके निशे हैं, ठीक है, निके हैं। तो आप जानते हैं इसको यहाँ पर इजी लैंग्वेज में बिल्कुल समझने की एक एग्जांपल से कोशिश करोगे तो बहुत आसान है। अपने घर से ही ले लो ना इसको यार। देखो ये जो आपका घर है, घर है आपका, क्या हो गया? हैबिटेट हो गया। इसमें देखो आपके पापा का, आपके भाई का, सबका अपना अपना एक पर्सनल स्पेस होता है, और वही पर्सनल जो स्पेस होता है वो निके कहलाता है, ठीक है। ऐसे समझने की कोशिश करो। तो वैसे ही शेर जो है जंगल में बहुत सारे जीव हैं, वो सब हैबिटेट है, लेकिन सबके अपने, शेर का अलग अपना निके है, और हाथी का अलग अपना निके है, सांप का अपना अलग निके है, लेकिन सभी का हैबिटेट क्या है? सभी का हैबिटेट जंगल है। समझ में आया? हैबिटेट और निके में डिफरेंस समझ में आया? अब बोले यहां से अगर पूछा जाता है, एक क्वेश्चन बनता है, क्या ये जो निके होता है, दो या दो से अधिक स्पीसीज एक निके में रह सकती हैं? तो आप कॉमन सेंस लगाकर बताओ, बिल्कुल नहीं रह सकती हैं। क्यों नहीं रह सकती हैं? क्योंकि उस निके में जो रिसोर्सेस होते हैं, कोई भी स्पेसी क्या होगी? अपने रिसोर्सेस को शेयर करना नहीं चाहेगी दूसरी स्पेसी के साथ में। इसीलिए एक निके में एक ही स्पेसी होती है, ठीक है, ये बात याद रखना। और एक हैबिटेट में
एक हैबिटेट में बहुत सारे निके हो सकते हैं भाई, है ना, बहुत सारे, सबके अपने अपने निके होते हैं, लेकिन एक निके में एक ही स्पेसी होती है। तो हैबिटेट और निके को लेकर के जो भी आपकी आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी थी वो समझ में आ गई होगी। यहाँ पर यही देखो सब कुछ दिया हुआ है, यहाँ पर आप इसको पढ़ोगे अब इजिली समझ में आ जाएगा। अब आते हैं इकोसिस्टम पर। तो इकोसिस्टम शब्द किसने दिया, तो सिस्टम से हमें याद आया, टॉन्सल हमने याद किया था, तो टॉन्सले महोदय ने देखो ये शब्द दिया था। अब इकोसिस्टम के बारे में हमें क्या पढ़ना है, देखो इकोसिस्टम के अब हमें कंपोनेंट पढ़ने हैं। कंपोनेंट क्या होते हैं, दो तरीके के देखो कंपोनेंट होते हैं जिन्हें घटक आप बोलते हो, एक होता है अबायोटिक, एक होता है बायोटिक। अब देखो भाई अबायोटिक कौन कौन से होते हैं, अबायोटिक में देखो प्रकाश, तापमान, जल, मृदा, ये सारे जो अबायोटिक कंपोनेंट हैं ये हम कहां पढ़ चुके हैं, जियोग्राफी में कर चुके हैं। समझना है, यहाँ ध्यान से समझना कि क्या क्या हमें पढ़ना है। देखो यार पूरा इकोसिस्टम जो है दो तरीके के कंपोनेंट से मिलकर बना है, एक है आपका अबायोटिक कंपोनेंट, ये ज्योग्राफी में हम अध्ययन कर चुके हैं इसका, और दूसरा है आपका बायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट को ही हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं। जो जो घटनाएं हमें बायोटिक कंपोनेंट में दिखेंगी उसी का अध्ययन करेंगे हम इकोलॉजी के अंतर्गत। तो इकोसिस्टम में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें बोले बायोटिक कंपोनेंट कैसे कैसे यहाँ पर इंटरेक्ट करते हैं, क्या क्या घटनाएं होती हैं, क्या क्या टर्म्स निकल कर आए वैज्ञानिकों ने, क्या क्या टेक्नोलॉजीज वहां पर क्रिएट की, वही सब अध्ययन करना होता है हमें इस चैप्टर में। चलो फिर उसको पढ़ते हैं अच्छे से। आते हैं बायोटिक कंपोनेंट पर। देखो बायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका प्रोड्यूसर, दूसरा होता है देखो कंज्यूमर, और तीसरा एक और आपका कंपोनेंट दिखाई देता है जो आपका डीकंपोजर होता है। तो पहले समझेंगे प्रोड्यूसर कौन है ना, प्रोड्यूसर कौन होता है। देखो यार ये पेड़ है, ठीक है, पेड़ ही प्रोड्यूसर क्यों होता है, पेड़ देखो इसलिए प्रोड्यूसर होता है क्योंकि यह सूर्य से क्या लेता है, प्रकाश लेता है, और सूर्य से प्रकाश लेता है, और इसके पास में क्या मौजूद है, बोले देखो इसके पास में मौजूद है क्लोरोफिल। ये सब बायो की क्लास में बताया गया था, क्लोरोफिल मौजूद है, और कार्बन डाइऑक्साइड ये कहां से लेता है, एटमॉस्फेयर से लेता है। तो फिर ये क्या बना देता है, C6H12O6। तो यह जो पदार्थ बनाएगा, देखो ये जो उत्पाद बनाता है इसी को आगे आहार किया जाएगा, किसके द्वारा, कंज्यूमर के द्वारा। और ये भोजन बनाने की क्षमता मनुष्य के अंदर क्यों नहीं होती है, क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है भाई, ठीक है। जब क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा सूर्य के प्रकाश में, जब नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए प्रोड्यूसर की भूमिका में हमेशा कौन रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं। क्लियर हुआ, तो इसीलिए इन्हें प्रोड्यूसर बोला जाता है। अब जैविक घटक में यह प्रोड्यूसर के रूप में दिखाई देंगे। अब इन्हें कंज्यूम कौन करेगा, कंज्यूम करने वाला ही कंज्यूमर कहलाएगा। अब इस कंज्यूमर को तीन भाग में बांटा जाता है, एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी, तीसरा होता है टर्शरी। तो तीन तरीके के कंज्यूमर यहाँ पर दिखाई देते हैं, है ना, उपभोक्ता तो है तीन तरीके के। कैसे, देखो प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं वो सीधे यहाँ पर शाकाहार करते हैं, मतलब जो पेड़ पौधे बनाएंगे उसी का भक्षण कर लेंगे, उसी को खा लेंगे। जो शाकाहारी वर्ग होता है वो प्राथमिक उपभोक्ता होता है। समझना यहाँ पर ध्यान से, अपने आप को भी कनेक्ट करना। तो जो शाकाहारी भोजन करते होंगे वो सब प्राथमिक उपभोक्ता हो गए, ठीक। और इसके साथ सेकेंडरी कौन हुए, सेकेंडरी में सर्वाहारी लोग होते हैं, यानी कि जो आपके क्या है, नॉनवेज भी खाते हैं, वेज भी खाते हैं, तो वो सेकेंडरी में आते हैं। इसमें मनुष्य भी आता है, बिल्ली भी आती है, बिल्ली को दूध भी पिला दो दूध भी पी लेती है, और बिल्ली चूहा भी खाती है, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं। टर्सरी कौन से होते हैं, टर्सरी जो कंज्यूमर होते हैं वो पूरे के पूरे मांसाहारी ही होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर शेर को, शेर चाह कर भी क्या भैया घास फूस नहीं खा सकता है, ठीक है, कैनाइन दांत ही होते हैं, ठीक। तो इसीलिए टर्सरी उपभोक्ता अगर आपसे पूछा जाए, टर्सरी कंज्यूमर कौन है, शेर होता है, जो केवल और केवल मांसाहारी होते हैं। तो ये देखो आपके जो बायोटिक, आपके समझ में आया कि जो बायोटिक कंपोनेंट है उसमें प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, कंज्यूमर में भी तीन पार्ट, ये बहुत इजीली और बहुत पहले से आप पढ़ते इसको चले आ रहे होंगे। तीसरा जो टर्म है डीकंपोजर है। अब देखो ये जो चाहे प्रोड्यूसर हो चाहे आपके क्या हो, कंज्यूमर हो, तीनों देखो इनमें सभी में जीवन है। बोले सभी में जीवन है तो मरेंगे भी। अब जब मरेंगे तो पृथ्वी पर ऐसे ही पड़े रहते, है ना, अगर कौन महोदय नहीं होते, डीकंपोजर महोदय नहीं होते। तो डीकंपोजर महोदय क्या करते हैं, यहां समझते हैं। देखो एक डीकंपोजर, एक दूसरा टर्म यहाँ अपरधारी, जिसे डेट्रीटिवोर बोला जाता है। इंग्लिश का टर्म भी यहाँ समझने की कोशिश किया करो, हिंदी थोड़ी सी टफ होती है, इंग्लिश थोड़ी आसान होती है, जो कीवर्ड्स होते हैं इनके। देखो डेट्रीटिवोर जो होता है और डीकंपोजर होता है, दोनों अलग अलग कैसे हैं समझो। जैसे पेड़ पौधे हैं, जीव हैं। अब जीव मान लीजिए मर जाता है, जीव यदि मरता है, मरने के बाद में वो दो तरीके से देखो डिकम्पोज होता है। एक तरीका क्या होता है, एक तो प्रकृति में देखो कुछ ऐसे जीव हैं जो उस मृत भोजन का ही भक्षण करते हैं। वो कौन है, जैसे गिद्ध हो गया, कुछ कुत्ते होते हैं, तो ये क्या करते हैं, मरे हुए जीव को ही खाते हैं। इनका शरीर इस तरीके से विकसित है कि उस मरे हुए भोज्य पदार्थ को वो पचा लेते हैं। तो इसमें ही आपका गिद्ध आता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, डेट्रीटिवोर कहलाते हैं। तो समझना यहाँ पर ये सीधे क्या कर रहे हैं, भक्षण कर रहे हैं, ये खा रहे हैं उसको, जो भी मरा हुआ कार्बनिक पदार्थ है, मृत कार्बनिक पदार्थ है। वहीं जो
डीकंपोजर होता है, डीकंपोजर खाता नहीं है, क्या करता है फिर डीकंपोजर क्या करेगा, जितने डीकंपोजर कौन होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होते हैं। तो कहीं आप देखते हो कि बहुत समय तक कोई जंतु है अगर पड़ा रहता है, अब भैया वहां गिद्ध वगैरह अगर नहीं आ पाया मान लो, है ना, गिद्ध वगैरह नहीं आता है, फिर भी कई दिनों तक पड़ा रहता है और खत्म हो जाता है। कैसे खत्म हो जाता है, आपको यहाँ पर सोचना चाहिए ना। खत्म ऐसे होता है कि हमारी भूमि पर देखो अंदर ही क्या मौजूद है, कुछ जीवाणु ऐसे मौजूद हैं जिन्हें डीकंपोजर बोला जाता है, अपघटक बोला जाता है। ये क्या करते हैं, ये एंजाइम्स का छिड़काव करेंगे उसके ऊपर, मरा हुआ कोई पदार्थ अगर कोई जीव अगर पड़ा हुआ है तो उस मरे हुए जीव के ऊपर क्या करेंगे, एंजाइम छिड़क देंगे। एंजाइम छिड़क करके उस कार्बनिक पदार्थ को तोड़ेंगे, जटिल जो अणु होता है उसको सरल अणुओं में तोड़ेंगे और धीरे धीरे करके उसको डिकम्पोज कर देंगे, पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। ठीक है, ये होती है घटना। तो यही काम करते हैं डीकंपोजर, लेकिन डीकंपोजर खा के नहीं कर रहे हैं, डीकंपोजर बाहर ही पचा रहे हैं, यानी कि अपने शरीर के बाहर ही पचाते हैं जितने बैक्टीरिया होते हैं। और जो ये डेट्रीटिवोर होते हैं ये शरीर के अंदर खा के, गिद्ध वगैरह क्या करते हैं, गिद्ध वगैरह खा करके उसको शरीर के अंदर पचाते हैं। तो दोनों में ये अंतर होता है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़े, अब आगे आते हैं तो देखो जैवमंडल, यहाँ ये तो हमने पहले ही समझ लिया कि जैवमंडल क्या होता है, बोले एटमॉस्फियर, लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, तीनों ही जहां पर ये मिल जाते हैं यही है आपका बायोस्फीयर, यानी कि यहाँ जहां जीवन संभव है वही आपका बायोस्फीयर कहलाता है। क्लियर। अब आते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार, इकोसिस्टम के टाइप्स देखते हैं, कितने टाइप के इकोसिस्टम हो सकते हैं। देखो इकोसिस्टम जो है दो तरीके के होते हैं मेजर तरीके से, दो तरीके के कौन से, एक तो आपका प्राकृतिक इकोसिस्टम होता है, प्राकृतिक इकोसिस्टम में भी दो प्रकार के इकोसिस्टम दिखाई देते हैं, एक आपका टेरेस्ट्रियल यानी कि स्थलीय होता है, एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है। और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में देखो आपका घास, घास जो है, घास स्थल चारागाह क्या होता है, जैसे घास आप स्टेपी की घास देखते हो, पंपास देखते हो, इन जगहों पर क्या होगा, इन जगहों पर जैसी वनस्पतियां होंगी उन वनस्पतियों के ही अनुकूल वहां पर जंतु दिखाई देंगे। तो यह पूरा जो एक इकोसिस्टम और फिर वहां की वनस्पतियों या वहां के एबायोटिक जो कंपोनेंट है इनके साथ जो इंटरेक्शन करेंगी या वनस्पतियां या जीव, उसी के अनुसार वहां पर जो इकोसिस्टम बनेगा वही आपका घास इकोसिस्टम कहलाएगा। समझ में आया। तो पीछे जो चीजें समझाई गई हैं वो कनेक्ट करना बहुत इजी समझ में आएगा। फिर आता है वन पर। अब देखो वन किस तरीके के, वन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यहाँ के वन अलग होंगे, है ना। फिर सदाबहार क्षेत्र वाले वन अलग होंगे, टैगा वाले, टुंड्रा वाले वन अलग होंगे। तो इन क्षेत्रों में देखो भैया जो इकोसिस्टम बनेगा वो वन इकोसिस्टम कहलाता है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम कहलाता है। मरुस्थलीय क्षेत्र में देखो जो डेजर्ट एरिया होता है यहाँ की देखो वनस्पतियां नागफनी वगैरह होती हैं, जीव जंतु ऊंट वगैरह दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर जो आपका इकोसिस्टम डेवलप होता है वो मरुस्थलीय इकोसिस्टम बनता है। फिर जल पे आते हैं, जल में देखो दो तरीके का, एक तो आपका फ्रेश वाटर में होता है, एक साल्ट वाटर में होता है। जो साल्ट वाटर वाला होता है वो समुद्री इकोसिस्टम होता है, ओशियन। और जो फ्रेश वाटर होता है ये देखो नदियों में होता है, झीलों में होता है। नदी मतलब बहते हुए जल का इकोसिस्टम और झील मतलब रुके हुए जल का इकोसिस्टम। तो इस तरीके से आपके जो नेचुरल इकोसिस्टम है ये दो तरीके से होते हैं और दोनों आप समझ में आ गए होंगे। और कृत्रिम क्या होता है, कृत्रिम भैया जो मानवीय हस्तक्षेप के द्वारा, जैसे एग्रीकल्चर वाला, एग्रीकल्चर कैसे, क्योंकि जंगलों को काटा, एग्रीकल्चर किया वहां पर, और फिर वो एग्रीकल्चर क्षेत्र में जो इकोसिस्टम डेवलप होगा पूरा वो आपका आर्टिफिशियल होता है। ठीक है, वो प्राकृतिक रूप से नहीं होता है। फिर एक्वेरियम वगैरह है, मुर्गी पालन, चिड़ियाघर, ये सारे कैसे इकोसिस्टम होते हैं, ये सारे आर्टिफिशियल होते हैं। प्राकृतिक इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम समझ में आया होगा। जलीय इकोसिस्टम देखो कैसे कार्य करता है, आ जाओ समझते हैं इसको कैसे। जलीय इकोसिस्टम को पहले, एक अगर इकोसिस्टम समझ में आ गया तो सारे बहुत आसानी से समझ में आएंगे। कैसे भैया, जलीय कोई भी इकोसिस्टम होता है उसमें सबसे पहले क्या होता है, आपका प्रोड्यूसर होता है। हमने अभी पीछे देखा तो उसमें सबसे पहले आपका प्रोड्यूसर होता है। अब बोले जल में प्रोड्यूसर कौन है, जल में प्रोड्यूसर यहां समझिए, बाहर भी प्रोड्यूसर कौन है भैया, वनस्पति है। तो वैसे ही जल में भी वनस्पतियां होंगी, बोले बिल्कुल होंगी, लेकिन इसका कुछ नाम होता है। बोले क्या होता है, वनस्पतियां जो होती हैं इनका नाम होता है फाइटोप्लैंक्टन। ठीक, दो शब्द याद रखना, जो जल की वनस्पतियां होती हैं इसे बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन। इसका एग्जांपल जैसे डाइटम, एक जो वनस्पति है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, नाम को पूछा जाता है, जिसे बोलते हैं डाइटम। ठीक है, तो फाइटोप्लैंक्टन जो है ये जलीय जो परितंत्र होता है इसकी वनस्पतियां होती हैं। बोले फाइटोप्लैंक्टन वही काम करेंगी जो बाहर स्थल खंड पर क्या काम कर रहे थे, पेड़ पौधे क्या काम करेंगी भैया, यहाँ पर भोजन निर्माण का काम करेंगी। कैसे, फाइटोप्लैंक्टन भी यहाँ पर फोटोसिंथेसिस करेंगे, क्योंकि यहाँ फोटोसिंथेसिस भी कर पाएंगे क्योंकि क्लोरोफिल यहाँ मौजूद होगा इनके पास। तो फाइटोप्लैंक्टन पर निर्भर होगा कौन, जूप्लैंक्टन। जूप्लैंक्टन क्या होते हैं यहाँ पर, जूप्लैंक्टन जीव होते हैं। और फाइटोप्लैंक्टन क्या होती है, यहाँ की वनस्पतियां होती हैं। क्लियर। तो देखो फाइटोप्लैंक्टन के बाद फिर जूप्लैंक्टन, और जूप्लैंक्टन का भक्षण कौन करेगा, छोटी छोटी मछलियां जो होती हैं, और छोटी छोटी मछलियों का भक्षण मांसाहारी करते हैं। तो यही जो पूरी की पूरी संरचना आपकी जो जलीय इकोसिस्टम दिखाई दे रहा है, यही एक तरीके से आगे अभी हम पढ़ेंगे फूड चेन है। ठीक, यही फूड चेन भी होता है आपका जलीय इकोसिस्टम में, और यही आपको जलीय इकोसिस्टम कैसे विकसित हुआ यह समझ में आ गया होगा। ठीक है,
आगे बढ़े भाई, आगे बढ़ते हैं तो अब सागरी जलीय और उसका थोड़ा विभाजन समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए थोड़ा अलग इसको जानते हैं, क्योंकि यहाँ देखो स्वच्छ जल परितंत्र है, लिटोरल, लिम्नेटिक, प्रोफाउंड, ये सारी चीजें जो दी हुई है ना, ये अभी इजिली देखो अलग से समझते हैं। यहाँ पर आ जाओ, देखते हैं, ठीक है। ये देखो आपका झील है मान लीजिए, ठीक, तालाब है, कुछ भी देख लीजिए, तालाब है। अब बोले तालाब में देखो आपका सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, बोले हाँ। तो सूर्य का प्रकाश देखो जिस स्थल खंड तक पहुंचता है, याद रखना ध्यान से, जिस स्थल खंड तक पहुंचता है ये आपका क्या कहलाता है, लिटोरल कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, लिटोरल कहलाता है। तो लिटोरल देखो जिस स्थल खंड तक पहुंचेगा सूर्य का प्रकाश, ध्यान से समझना, वो लिटोरल कहलाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात है कि जिस, यहां पर देखिए ये स्थल खंड हो गया, और जल में जितने भाग जल में सूर्य का प्रकाश पहुंचेगा वो क्या कहलाता है, वो लिम्नेटिक कहलाता है। ध्यान से देख लें एक बार, सही है या नहीं। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक। देखो जो किनारे का स्थल खंड होता है ये लिटोरल कहलाता है, और दोनों साइड होगा भैया, है ना, दोनों साइड होगा, और बीच में स्थल खंड तो है नहीं, तो बीच में जल के जिस भाग तक सूर्य का प्रकाश पहुंच रहा है वो लिम्नेटिक कहलाता है। ध्यान से सुनते चलना, तब उधर जो दी हुई बातें हैं वो बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो यहां पर बात आई, फिर ये जो अंधेरा वाला भाग है जहां तक प्रकाश नहीं पहुंच रहा है, तो ये प्रोफाउंड कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रोफाउंड कहलाता है। और नीचे की जो ये सतह है, नीचे का जो स्थल है, तो ये बेंथिक कहलाता है, ठीक। अगर आपने इस झील को समझ लिया तो यहाँ जो कम्युनिटी पाई जाती है ना, वो कम्युनिटी समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। क्या समझे आप, हमने एक तालाब बनाया, तालाब में जो किनारे ये स्थल है जहां तक ये सूर्य की किरणें पहुंच जाती हैं, ये सूर्य की किरणें जहां तक पहुंच जाती हैं वो जोन आपका लिटोरल जोन कहलाता है। और यही सूर्य की किरणें भाई तालाब के अंदर भी तो पहुंचेंगी, भले स्थल नहीं है, यहाँ पर कोई सतह नहीं मिली, लेकिन कहीं तक तो पहुंच रही होंगी। बोले ये आपका क्या कहलाता है, लिम्नेटिक जोन कहलाता है। ये लिम्नोटिक जोन हो गया, ये किनारे वाले स्थलखंड लिटोरल जोन हो गया, और जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच रहा है ये प्रोफाउंड हो गया, और ये जल है। और वहीं नीचे जो सतह है जहां अंधेरा है एकदम, सूर्य का प्रकाश नहीं है, ये बेंथिक जोन हो गया। ये चारों जोन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इसी से संबंधित अब देखो यहां पर चलते हैं, इजिली समझ में आएगा। अब भैया जहां तक देखो सूर्य का प्रकाश पहुंच रहा था, ये समझना स्थल हो या बीच, जहां तक सूर्य का प्रकाश पहुंच रहा था वहां जो कम्युनिटी बनती है, वहां जो कम्युनिटी का विकास होता है वो कम्युनिटी कहलाती है प्लैंकटन, ठीक। और इसी कारण प्लैंकटन के कारण ही वनस्पतियों को क्या बोला जाता है, फाइटोप्लैंकटन। फाइटो मतलब क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस कर लेने वाली वनस्पतियां होती हैं फाइटोप्लैंकटन कहलाती हैं। और इसी कारण यही कम्युनिटी में जो जीव होते हैं वो कहलाते हैं जू प्लैंकटन। समझ में आया। तो ये जहां प्रकाश जहां तक पहुंच रहा है वहां फाइटोप्लैंक्टन बनी, फाइटोप्लैंक्टन पर ही निर्भर है जू प्लैंक्टन, तो उन कम्युनिटी को बोला जाता है प्लैंक्टन। अब बोले इसके नीचे, यानी कि जो लिम्नेटिक जोन है, लिम्नेटिक जोन के नीचे आपके जो बीच में देखो, जो बीच में जहां तक प्रकाश नहीं पहुंच रहा है, प्रोफाउंड जोन में रहने वाली जो कम्युनिटी होती है इसे बोला जाता है नेक्टन। क्या बोला जाता है भाई, नेक्टन बोला जाता है। इसके उदाहरण है जैसे डॉल्फिन है, यहाँ पर मिलेगी, शार्क मिलेगी, व्हेल मिलेंगी, ये सब कहाँ रहती हैं, इसी प्रोफाउंड जोन में। जो भी बहुत बड़ी झील या महासागर होता है तो इसमें जो प्रोफाउंड जोन होता है जहां तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, ठीक है, उस जोन में ही रहती हैं नेक्टक कम्युनिटी। नेक्टन कम्युनिटी कहाँ रहती है, उस अंधेरे वाले भाग में। उसके बाद सबसे नीचे जो बेंथिक, नीचे जो स्थल था, जो आपका देखिए सरफेस थी, सतह थी, उस सतह पर भी कुछ पड़े होते हैं जीव, उन कम्युनिटी को क्या बोला जाता है, बेंथोस। क्योंकि इस सतह को क्या बोलते हैं, बेंथिक जोन बोलते हैं, इसीलिए इस बेंथिक जोन में रहने वाली कम्युनिटी को क्या बोलते हैं, बेंथोस कम्युनिटी बोलते हैं। घोंघा वगैरह आपको, मूंगे या केकड़े, ये सब कहाँ मिलेंगे, ये सब तुमको सबसे नीचे मिलेंगे समुद्र में, है ना। कभी भी देखो डुबकी लगा के सब सब जाते हैं जब समुद्र के भीतर, है ना, जब टूरिज्म करने, तो वहां सबसे नीचे यही सब जीव मिलते हैं बेंथिक जोन में ही, तो इन्हें बेंथोस बोला जाता है। और यहीं पर डिकम्पोजर भी रहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो ये चीजें जो थी यहाँ पर दी हुई थी, सागरी जीव और विभाजन, इसको इजिली समझा दिया होगा आपको और समझ में भी आ गया होगा। अब ये जो भी है आपका लिटोरल, लिम्नेटिक, प्रोफाउंड, ये सब पढ़ लेना, क्योंकि समझा दिया अभी आपको। अब क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता। देखो प्रोडक्टिविटी क्या होती है इसको समझ लो। यहाँ पर प्रोडक्टिविटी सीधी सा मतलब होता है इसका प्रोडक्शन ऑफ बायोमास, ठीक, प्रोडक्शन ऑफ बायोमास यानी कि जैव भार। बायोमास का जितना ही प्रोडक्शन एक समय में, एक निश्चित समय के अंतर्गत, एक निश्चित इकाई में कोई भी आपका जीव जितना बायोमास का प्रोडक्शन करता है वही उसका प्रोडक्टिविटी तय करता है। बोले देखो ऐसे एक एग्जांपल के तौर पर समझा जाए, पहले तो बायोमास समझा दो क्या होता है। देखो बायोमास जो होता है ड्राई वेट होता है। ड्राई वेट कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं मनुष्य के ऊपर, अपने ऊपर लेते हैं एग्जांपल, तो बायोमास समझ में आ जाएगा। आप देखो आपका जो भी वेट है, ठीक है, वो ड्राई वेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 70% क्या है, जल है। तो पहले आपका शरीर सुखाया जाएगा, सुखा दिया तो पूरा जल निकाल लिया, ठीक है। अब जो बचा वजन अभी भी नहीं है, क्योंकि उसमें से अभी नाखून निकालने हैं, बाल निकालने हैं, हड्डियां निकालनी हैं। ये सारी चीजें निकालने के बाद जो बच जाता है
वो होता है आपका जैव भार, बायोमास। तो यही बायोमास ही बताता है कि उस इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी कितनी है। इसको और एग्जांपल थोड़ा सा एक लेते हैं। अब बायोमास समझ में आ गया, अब एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। जैसे किसी भी क्षेत्र में, ये भैया हो गए आपके डेंस फॉरेस्ट, बहुत ज्यादा जो डेंस हैं, और एक जगह आपने लिए ओपन फॉरेस्ट, बहुत ज्यादा डेंस नहीं है, 4-5 पेड़ हैं। तो बताओ भैया, जब सघन वन जो बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट है, वहां का जब बायोमास आप निकालोगे इसी प्रोसेस के साथ में, ड्राई वेट उसका, और जो आपके ओपन फॉरेस्ट है, किसका बायोमास ज्यादा आएगा? तो बताओगे डेंस फॉरेस्ट का ज्यादा आएगा, है ना। तो डेंस फॉरेस्ट का जब ज्यादा आएगा, तो बोले ओपन फॉरेस्ट से डेंस फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। इसके साथ प्रोडक्टिविटी में एक बात और याद रखनी पड़ती है, उसके साथ साथ आपको एरिया भी ध्यान रखना होता है, ठीक है। उसका जो भी आप बायोमास निकालते हो, उसको एरिया को ध्यान में रखते हुए कितने एरिया में है। तो इसी से एक क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है कि महासागर की पूछ लेता है कि जो प्रोडक्टिविटी है वो ज्यादा होती है या कम होती है तालाब से। तो आपको बताना है महासागर में, आपको लगेगा यार इतने ज्यादा फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, इतने ज्यादा जूप्लैंक्टन्स होते हैं, इतनी ज्यादा डायवर्सिटी दिखाई देती है, तो इसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती होगी। नहीं, याद रखना है प्रोडक्टिविटी कम होती है। क्यों? क्योंकि हमने निकाला बायोमास और बटे में एरिया। चूंकि जो महासागर ओशियन है, इनका एरिया बहुत ज्यादा होता है, एरिया बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। समझ में आया? तो ये प्रोडक्टिविटी से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं और क्या कॉन्सेप्ट है, इसको लेकर के बायोमास समझ में आ गया होगा। अब देखो यूट्रोफिकेशन, सुपोषण क्या होता है, इसको पता है हम कहां समझे ज्यादा सही रहेगा? नाइट्रोजन साइकिल जब अभी हम करेंगे, जब हम भू जैव रासायनिक जब हम चक्र पढ़ेंगे, उसी से ही कनेक्ट करते हुए जब नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे, और नाइट्रोजन साइकिल के साथ ही हम यूट्रोफिकेशन भी समझ लेंगे, तो ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएंगी चीजें, ठीक। तो वहीं पर कनेक्ट करते हुए ये छोड़ा नहीं जाएगा बिल्कुल। यूट्रोफिकेशन इतना ईजी वे में समझ में आएगा, फिर कभी दोबारा कभी नहीं भूलोगे कि ये सुपोषण या यूट्रोफिकेशन होता क्या है। अगला टॉपिक देखते हैं अब देखो, ये जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी के बारे में ओडम महोदय ने बताया, इसीलिए ओडम महोदय को क्या कहा जाता है? मॉडर्न, है ना, मॉडर्न इकोलॉजी के फादर बोले जाते हैं। और ओडम, मॉडर्न से हमने याद किया था, MOD लिखना है तुरंत। ओडी देखो यहां आपको क्लू दे रहा है, ओडम महोदय का फादर आप बोला जाएगा मॉडर्न इकोलॉजी, तो ओडी आपको क्लू दे देगा ओडम महोदय का। इस तरीके से आप लिख लेना ना अपनी कॉपी में, तो फिर आपको याद रहेंगी चीजें। आगे बढ़ते हैं, फूड चेन पर आते हैं। फूड चेन वैसे हमने इन ब्रीफ तो समझ ही लिया है, जब हमने क्या किया था, जलीय पारितंत्र को, जब हमने जलीय पारितंत्र को समझा था, तो वहां फूड चेन हमें दिखाई दे गया था। कैसे दिखाई दिया था? फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन को खाते हैं जूप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन को खाती हैं छोटी मछलियां, छोटी मछलियों को खाती हैं बड़ी मछलियां। तो ये क्या है भैया? ये जो आहार श्रृंखला बन रही है, यही तो फूड चेन कहलाती है, खाद्य श्रृंखला। तो बोले यही खाद्य श्रृंखला ही होती है। अब खाद्य श्रृंखला के कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं, तो कुछ समझने में दिक्कत नहीं होगी। यहाँ क्या कह रहा है? यहाँ देखो, एक तो आपका वन क्षेत्र में, जो वन आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, यहां पर भी देखो जैविक और अजैविक, क्या हमने पढ़ा वहां पर? जैविक और अजैविक का इंटरेक्शन जो होता है, यही इकोसिस्टम कहलाता है। अब जैविक पदार्थों के बीच में क्या होगा? खाद्य श्रृंखला जो एक बन रही होगी, यानी कि जैविक जो है आहार करेंगे, आहार के आधार पर ही क्या है, एक फूड चेन डेवलप होगी। अब ये फूड चेन जो है, अभी जो यहाँ हम समझ रहे हैं ना, ये कैसी है? ये लीनियर है। बेसिकली हमारे इन्वायरमेंट में इतनी लीनियर फूड चेन दिखाई नहीं देती है, केवल आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है कि किस तरीके से देखो ये फूड चेन डेवलप होती है अपने इकोसिस्टम में, किसी भी इकोसिस्टम में। अपने आसपास आप अगर मैदानी क्षेत्र में रह रहे हो, या कोई भी वन क्षेत्र है, वहां का इकोसिस्टम, वहां भी आपको एक फूड चेन दिखाई देगी। तो वन क्षेत्र में क्या होता है? देखो भैया, घास होते हैं, पौधे होते हैं। अब ये घास पौधे जो है, खाने वाले कौन? शाकाहारी। एग्जाम्पल लेते हैं हिरन का। ये कौन खाएगा? हिरन खाएगा। हिरन को कौन खाएगा? बोले हिरन को शेर चीता खाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो फूड चेन है, तो ये वन क्षेत्र में जो खाद्य श्रृंखला फूड चेन बनी, ये समझ में आई। फिर ऐसे जलीय क्षेत्र में, जलीय क्षेत्र वाली ये भी हमने डिस्कस कर ली। फाइटोप्लैंक्टन को जूप्लैंक्टन खाएंगे, फिर उन्हें छोटी मछली, फिर उन्हें बड़ी मछली खाएगी। ऐसे ही घास क्षेत्र में, घास क्षेत्र में क्या होता है? जो घास होगी, घास को खाएगा टिड्डा, टिड्डे को खाएगा मेढक, मेढक को खाएगा सांप। तो ये घास क्षेत्रों का एक जो आपकी फूड चेन है वो दिखाई देगी। अब फूड चेन में जो प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर समझना भैया, पेड़ ही होते हैं हमेशा। और पेड़ क्यों होते हैं ये भी समझा दिया। अब इन्हीं पेड़ों को प्रोड्यूस करते हैं, चूंकि अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं, इसीलिए इन्हें स्वपोषी या ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं इन्हें? ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। और जो कंज्यूमर होते हैं, कंज्यूमर जो है अपना भोजन अपने भोजन के लिए निर्भर करते हैं किस पर? इन ऑटोट्रॉप्स पर, इसीलिए इन्हें हेटेरोट्रॉप्स बोला जाता है। तीसरे कौन है भैया? तीसरे हैं डीकंपोजर, इन्हें आपका सेप्रोट्रॉप्स बोला जाता है, क्योंकि ये मृतपोषी होते हैं। क्योंकि डीकंपोजर, डेट्रीव्यूअर, दो तरीके के हमने देखे यहाँ पर जीव। तो डीकंपोजर जो होते हैं, ये पाचन बाहर करते हैं, और जो डेट्रीव्यूअर होते हैं, ये क्या करते हैं? ये पाचन जो है शरीर के अंदर खा करके करते हैं। लेकिन दोनों ही खा क्या रहे हैं? दोनों ही मृत का पोषण कर रहे हैं, मृत कार्बनिक पदार्थ का, मरे हुए पदार्थ का ही दोनों भक्षण कर रहे हैं, दोनों आहार कर रहे हैं। इसीलिए इनको सेप्रोट्रॉप्स बोला जाता है। समझ में आया? तीनों टर्म्स क्लियर? और
जो कंज्यूमर है इसमें बताया था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, तीनों समझा है, रिवीजन हो रहा है। प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं? जो पूरे विशुद्ध रूप से शाकाहारी। सेकेंडरी कौन होते हैं भैया? सेकेंडरी में हम लोग मनुष्य लोग आ जाते हैं जो शाकाहारी भी हैं, मांसाहारी भी हैं। अब जो केवल शाकाहारी हैं वो प्राइमरी में ही आते हैं, ठीक है। अब टर्शरी कौन से होते हैं? देखो, टर्शरी वो होते हैं जो विशुद्ध रूप से मांसाहारी होते हैं। शेर, चीता, चील, ये सब क्या है भैया? ये सब तृतीय उपभोक्ता हैं। कभी कभी ये बहुत आसान आसान सवाल जो है वो भी गलत हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आहार श्रृंखला देखो, फूड चेन जो है इसके टाइप्स कितने होते हैं? फूड चेन दो ही टाइप से होती है, एक ग्रेजिंग फूड चेन होती है और दूसरी आपकी डेट्रिटस फूड चेन। ये कौन सी होती है? ये डेट्रिटस जो है यही मृत वाले, जो मृत होते हैं पोषी, जैसे जो मृत पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, इनसे जो एक फूड चेन दिखाई देती है वो आपकी डेट्रिटियस फूड चेन दिखाई देती है। सामान्यतः आपकी गेजिंग फूड चेन है। जितनी हमने फूड चेन देखी वो गेजिंग फूड चेन के रूप में दिखाई दी। डेट्रिटस भी एक फूड चेन बनती है जहां कोई पदार्थ, जैसे जो कार्बनिक पदार्थ है वो मरता है, मरने के बाद में फिर देखो वुड लाउस जो है इसके द्वारा इसका भक्षण किया जाएगा और इसका भक्षण आपका पक्षी के द्वारा। तो एक फूड चेन यहाँ पर भी दिखाई देती है, लेकिन हमें समझनी है यहाँ पर ग्रेजिंग फूड चेन, चूंकि यही इसी फूड चेन से मैक्सिमम चीजें आपकी कवर हो जाती हैं, ठीक है। अब हमने पहले शुरू में ही बताया था कि ये जो फूड चेन जितनी भी हमने पढ़ी, चाहे फॉरेस्ट में दिखाई दे रही हो, चाहे जल में दिखाई दे रही हो, चाहे घास में दिखाई दे रही हो, कहीं भी जो फूड चेन बन रही है, जैसे घास हो गई है, घास को टिड्डा खा रहा है, टिड्डा को भैया मेढक खा रहा है, ठीक है, सर्प खा रहा है, सॉरी, टिड्डा को सर्प खा रहा है और इस सर्प को मेढक खा रहा है। तो इस तरीके से एक लीनियर तरीके से, क्या इतनी इजी एक लीनियर आपकी फूड चेन क्या बनती हुई दिखाई देती है? बोले बिल्कुल नहीं। फिर कैसी है? बोले ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अगर आप एनवायरमेंट को देखोगे, इकोसिस्टम को, किसी भी जगह के इकोसिस्टम को देखोगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई देती है। यही जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना, यही कॉम्प्लेक्सिटी ही आपकी कहलाती है फूड वेब, ठीक है, फूड वेब कहलाती है। तो यही टर्म आपको डिस्कस करना था, जो खाद्य जाल, ये पूरा अपने आप में एक जाल बना हुआ है। और ये फूड जेल की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? चार्ल्स एल्टन महोदय के द्वारा प्रस्तुत की गई। चार्ल्स एल्टन जो है, ये नाम याद रखना, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। देखो, चार्ल्स एल्टन महोदय ने बताया कि ये जितना लीनियर तरीके से आप समझ रहे हो ना, कि घास को टिड्डा खा रहा है, टिड्डे को सांप खा रहा है, सांप, उल्टा बता रहा हूँ, टिड्डे, हाँ ठीक है, टिड्डे को सांप खा रहा है, ठीक, नहीं, टिड्डे को मेढक खा रहा है, मेढक को जो है सांप खा रहा है। तो ये जो लीनियर इस तरीके से दिखाई दे रही है आपको फूड चेन, ऐसी नहीं है, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। और ये कॉम्प्लेक्सिटी को ही बताया चार्ल्स एल्टन महोदय ने। चार्ल्स एल्टन ने जो इस कॉम्प्लेक्सिटी को बताई, यही फूड वेब कहलाता है। अब इस फूड वेब को समझना है तो बहुत आसानी से कोई भी फिगर बना लो। कैसे भैया? घास है, घास को हिरन खा रहा है, ठीक है, अब घास को टिड्डा भी खा रहा है, वहीं पर उसी इकोसिस्टम में मान लो घास को देखो हिरन भी खाता है, घास को टिड्डा भी खाता है, हिरन को देखो क्या है, शेर खाता है, ठीक है, हिरन को बाघ भी खाता है, हिरन को चीता भी खाता है। ये सारे क्या है? देखो, एक ही तरीके की लीनियर नहीं है, ऐसी ही व्यवस्था है। और टिड्डे को कौन खाता है भैया? टिड्डे को देखो मेढक खा रहा है, मेढक को सर्प खा रहा है। तो यही उस इकोसिस्टम में, तो ये पूरा का पूरा क्या बन रहा है? एक जाल बन रहा है, इतना ही कॉम्प्लेक्स जाल दिखाई देता है। यही देखो उस फिगर में आपको बना करके दिखाया गया है। बस आपको इस पर समझ बनानी है, फिगर को ज्यादा समझ देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, क्या मतलब है इसका ये समझ लेना है, ठीक है। तो फूड चेन हमें समझ में आया, फूड वेब समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, अगला दिया हुआ है एनर्जी का फ्लो। अब इसी फूड चेन में एनर्जी का फ्लो कैसे होता है इसको समझते हैं। तो देखो भैया, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से गए हम कंज्यूमर, कंज्यूमर में भी हम पहले रखेंगे शाकाहारी को और शाकाहारी के बाद आगे रखेंगे हम मांसाहारी को, ठीक। समझ लेना यहाँ पर कैसे एनर्जी का आगे फ्लो होता है। तो लिंडेमान महोदय हुए, क्या नाम था इनका? लिंडेमान महोदय, ठीक है। लिंडेमान महोदय ने 1942 में देखा कि जो एनर्जी है, आगे जब एनर्जी बढ़ती है एक आहार श्रृंखला से, एक फूड चेन में जब आगे स्टेप बाय स्टेप एनर्जी का कितना फ्लो हो रहा है, यही जो फ्लो है, यही एनर्जी का प्रवाह जो बताया गया, लिंडेमान महोदय के द्वारा बताया गया। और इनके द्वारा जो नियम दिया गया, 10% का नियम दिया गया। बोले 10% का नियम क्या है? देखो, प्रोड्यूसर है, सूर्य से प्रकाश लेता है और जितनी भी एनर्जी बनाता है, यहां समझना ध्यान से, जितनी भी इस उत्पादक के द्वारा यानी कि पेड़ पौधों के द्वारा जितनी एनर्जी बनाई जाती है, उस एनर्जी में से 90% भाग वो अपने खुद के लिए यूज करता है ना। उसको भी श्वसन करना है, उसको भी तो जीवित रहना है, उसको भी तो ऊर्जा चाहिए, तो वो ऊर्जा 90% जो है अपने लिए खुद यूज करेगा। बोला बचा हुआ जो 10% है ना, जब ये खाएगा, शाकाहारी खाएगा, पेड़ पौधे के द्वारा जो भी बनाया जाएगा कार्बनिक पदार्थ, तो ये केवल और केवल कितनी ऊर्जा जा रही है इसके शरीर में? 10% ऊर्जा जा रही है। जैसे 1000 कैलोरी बनाया और 1000 कैलोरी का केवल 100 कैलोरी किसके शरीर में जाएगा? शाकाहारी के शरीर में जाएगा। अब बोले इस 100 कैलोरी से शाकाहारी को खाते हैं कौन? मांसाहारी। बोले इस 100 कैलोरी से मात्र 10 कैलोरी किसके शरीर में जा रहा है? मांसाहारी के शरीर में जा रहा है। 90% जो है वो शाकाहारी क्या करेगा? खुद ही प्रयोग कर लेगा।
यही लिंडेमान का 10% का नियम है। अब बोले इसी 10% के नियम में ही एक चीज और याद रखनी है कि देखो, इसीलिए जो मांसाहारी करने वाले होते हैं, शेर, शेर जब शिकार करता है तभी एक्टिव रहता है, उसके बाद सुस्त एकदम पड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि खा रहा है मांसाहार, मांसाहार से उसको एनर्जी कितनी एट लास्ट मिल रही, 10% आते आते कितनी कम एनर्जी मिलती है। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं बात को? तो इसकी सुस्तता क्यों होती है? इसी कारण से होती है। तो लिंडमान महोदय ने 1942 में जब ये ऊर्जा प्रवाह का, एनर्जी फ्लो का जब ये नियम दिया, 10% का नियम जब दिया, तब पता चला कि भाई ये 10% ऊर्जा ही केवल जाती है, 90% ऊर्जा तो हर आहार श्रृंखला में स्टेप बाय स्टेप जो है पोषण स्तर पर आहार श्रृंखला में 10% ऊर्जा जो है कम होती चली जाती है। सॉरी, जो 90% ऊर्जा है वो खुद यूज करते हैं, 10% ही आगे बढ़ती चली जाती है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, इसी से एक नियम निकल कर आएगा, 10% का नियम। अब 10% का नियम समझ लिया, अब अगला टर्म है पारिस्थितिकी पिरामिड। पारिस्थितिकी पिरामिड को समझना है, बहुत इजीली समझ में आएगा। कैसे समझ में आएगा? देखो, पारिस्थितिकी पिरामिड होता क्या है? यही जो हम जैव श्रृंखला देख रहे हैं ना, पूरी की पूरी हमने फूड चेन देखी, फूड चेन को ही अगर डायग्राम में प्रस्तुत किया जाए, तो फूड चेन को ही एक तरीके से डायग्राम में प्रस्तुत करने की कला ही है पारिस्थितिकी पिरामिड। तो पारिस्थितिकी पिरामिड कुछ नहीं है ना, ये केवल और केवल इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। एल्टन महोदय के द्वारा ही ये विचार प्रस्तुत किया गया। और बोले यहां पर इन्होंने बताया कि 3 तरीके के देखो पारिस्थितिकी पिरामिड आपके बनाए जा सकते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका ऊर्जा पर, दूसरा होता है आपका बायोमास पर, और तीसरा होता है आपका संख्या पिरामिड। 3 पिरामिड होते हैं। कौन कौन से? संख्या पिरामिड होता है, बायोमास पिरामिड होता है, ऊर्जा पिरामिड होता है। यहीं पर समझ लेते हैं, जितने क्वेश्चंस बनते हैं इससे बाहर नहीं जाएगा। देखो, जो संख्या पिरामिड होता है और जो जैव भार पिरामिड होता है, बायोमास पिरामिड होता है, ये सीधा और उल्टा दोनों तरीके से बन सकता है। जो ऊर्जा पिरामिड है ये हमेशा ही सीधा बनेगा। ऊर्जा पिरामिड क्या रहेगा? हमेशा सीधा बनेगा। आप समझते हैं कैसे, क्यों बनेगा? पिरामिड बनाते समय एक चीज, बहुत बेसिक सी चीज है जो हमेशा ध्यान रखनी है। क्या? कि पिरामिड जब भी आप बनाओगे तो बेस में क्या रहेगा? बेस में हमेशा प्रोड्यूसर को रखोगे। उस इकोसिस्टम के प्रोड्यूसर को हमेशा बेस में रखना है। अब देखते हैं जो पिरामिड बने हुए हैं वो कैसे समझ में आएंगे। देखो, अब हम घास, जो घास इकोसिस्टम है घास का, तो घास पारितंत्र में जाते हैं और यहाँ पर संख्या पिरामिड बनाएंगे। संख्या पिरामिड अगर बनाएंगे तो फोकस किस पर रखना है? संख्या पर रखना है। तो हम संख्या पर जब फोकस रखेंगे तो घास पिरामिड में प्रोड्यूसर कौन? बोले प्रोड्यूसर घास ही होगी भैया। तो घास सबसे ज्यादा संख्या में पाई जाएगी, तो इसीलिए इसका जो बेस बनाएंगे वो थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। क्योंकि ये घास कौन खाता है? घास देखो हिरन या खरगोश खाते हैं। जितनी घास होती है क्या उतने हिरन खरगोश होते हैं? बोले नहीं होते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 100 मान लो हिरन है वहां पर, ठीक है भाई, तो 100 हिरन हो गए। बोले खरगोश भी मान लो 100 हो गए। अब इन खरगोशों को खाने वाले कौन होते हैं? इन खरगोशों को खाने वाले होते हैं सर्प। तो बोले क्या अगर मान लो 100 खरगोश हैं वहां पर, उस घास इकोसिस्टम में, घास पारितंत्र में 100 यदि खरगोश हैं, तो सांप मुश्किल से 10 से 20 होंगे। ठीक है, तो एक बात बताओ, ये देखो घास, अगर घास की बेसलाइन है, इसके ऊपर क्या है भैया? खरगोश की बेसलाइन उससे छोटी रहेगी, क्योंकि संख्या उसकी क्या है? कम है। फिर खरगोश को खाने वाले सर्प हैं तो उसकी लाइन और छोटी होगी। अब इस सर्प को खाने वाला कौन है भैया? चील है, तो वो और कम होती, एक दो होती उस इकोसिस्टम में, तो उसकी लाइन और छोटी होगी। यही लाइनों को जब आपस में मिला दोगे तो यही जो पिरामिड बना, तो पिरामिड कैसा बन गया भाई? पिरामिड जो है ये सीधा पिरामिड बन गया। समझ में आ गया सीधा पिरामिड कैसे बनता है? तो वही तालाब में भी देखो पिरामिड बनता है, सीधा ही बनता है, क्योंकि तालाब में जो प्रोड्यूसर होती हैं, जो वनस्पतियां होती हैं, वहां भी सबसे ज्यादा होती हैं। इस पर निर्भर होने वाली जो आपकी, समझिए, इस पर निर्भर होने वाले आगे जो जीव होंगे वो घटते चले जाएंगे। तो यहाँ भी जो पिरामिड बनेगा सीधा बनेगा। फिर उल्टा कब बनता है? उल्टा देखो वृक्ष पारितंत्र बनता है। हमने क्या है, एक वृक्ष का लिया पारितंत्र, एक वृक्ष का भी इकोसिस्टम होता है। बोले एक वृक्ष पर निर्भर रहने वाले कुछ शाकाहारी होते हैं बहुत सारे, तो उनकी संख्या देखो एक वृक्ष से तो ज्यादा ही होगी। तो बोले ठीक है, तो उनकी संख्या थोड़ी सी ज्यादा होगी, तो नीचे वाला जो बेस लाइन होगा वो छोटा बनेगा, उससे ऊपर जो शाकाहारी होंगे उसकी बेस लाइन थोड़ी सी बड़ी बनेगी। लेकिन इसके ऊपर ही जो पैरासाइट्स, इन शाकाहारियों पर बहुत सारे पैरासाइट्स होते हैं, आपने देखे होंगे पेड़ पर होते हैं, तो ये और ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो इनकी लाइन और बड़ी हो जाएगी, और इस पर जो उच्च पैराजीवी होते हैं ना, पैरासाइट्स होते हैं, ये और ज्यादा होते हैं, तो इसीलिए इनकी लाइन जो है बेस बढ़ता चला जाएगा। तो इसी कारण से इनको जब आप लाइन को मिलाओगे तो यहाँ उल्टा पिरामिड प्राप्त होगा। समझ में आया? जब बताया था कि संख्या पिरामिड में उल्टा और सीधा दोनों बन जाते हैं, है ना, ये क्वेश्चन बनता है यहीं से। यहाँ हमने समझा है कि उल्टा और सीधा पिरामिड कैसे बनता है। फिर इसी तरीके से बायोमास में भी दिखाई देता है। देखो बायोमास में जब स्थल पे आओगे तो स्थल में कैसे आपका, देखो सीधा बायोमास क्या होता है? बायोमास टोटल प्रोडक्शन, आपका बायोमास हमने समझ लिया था तो ड्राई वेट होता है ना, ड्राई वेट मानो का एग्जांपल लेकर समझाया था। तो बोले जब हम स्थल खंड में आएंगे तो वहां जो वनस्पतियां होती हैं सर्वाधिक होंगी, इस पर निर्भर रहने वाले जो जीव होंगे, यहाँ भी देखो उनका जो बायोमास होगा वो कम होगा। यहाँ फोकस किस पर रखना है? बायोमास पर रखना है। तो जो पेड़ पौधे होंगे, जो वनस्पतियां होंगी स्थल खंड में, उनका बायोमास स्वाभाविक सी बात है ज्यादा होगा। इन पर निर्भर करने वाले, इनको खाने वाले जो जीव होंगे,
इनका बायोमास तुलनात्मक रूप से कम होगा, ठीक है, तो उससे छोटी लाइन बनेगी। फिर इन पर जो शाकाहार पर निर्भर रहने वाले मांसाहार होंगे ये और कम होंगे, तो इनकी और छोटी लाइन होगी, ठीक है। तो इस तरीके से सीधा पिरामिड यहाँ भी बनेगा बायोमास का। लेकिन बायोमास का उल्टा पिरामिड कहां पर बनता है? जल में। क्यों बनता है भैया? इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ बायोमास निकालना है। और जब हम जलीय पारितंत्र देखेंगे ना, तो जलीय पारितंत्र में देखो सबसे नीचे फाइटो, फिर आपका होता है क्या? जू। जू के बाद छोटी मछली, बड़ी मछली, बड़ी बड़ी मछली में व्हेल आ जाती है, शार्क। और व्हेल और शार्क का जो बायोमास होता है बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इनका अगर बायोमास निकाला जाए बहुत ज्यादा, तो आपको ऐसे भी समझ लेना है जो सबसे ऊपर सबसे लास्ट में जो लाइन बनेगी सबसे बड़ी बनेगी, उसके नीचे छोटी छोटी बनती चली जाएगी। इसीलिए यहाँ पर जो पिरामिड बनेगा ये उल्टा पिरामिड बनेगा। तो यहाँ क्लियर हुआ, बायोमास का पिरामिड सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। और जो आपका नंबर का पिरामिड है यह भी सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। फिर भैया ऊर्जा का पिरामिड जो है हमेशा सीधा क्यों होता है? उसके लिए ही तो पीछे नियम पढ़ा था हमने। लिंडेमान का नियम क्या था? लिंडेमान का नियम कहता है जब हम फूड चेन में, आहार श्रृंखला में एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर पर बढ़ते हैं तो मात्र 10% एनर्जी ही आगे पहुंचती है। केवल 10% एनर्जी जा रही है, तो भैया कैसे भी करके आप प्रोड्यूसर से शुरू करोगे, प्राइमरी कंज्यूमर तक जाओ चाहे सेकेंडरी कंज्यूमर तक जाओ, जो एनर्जी है वो कम ही होगी। तो सबसे नीचे क्या होगा? एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। उससे आगे बढ़ोगे तो एनर्जी क्या होगी भैया? सबसे नीचे सबसे ज्यादा एनर्जी रहेगी। उसके ऊपर भैया प्राइमरी जो कंज्यूमर होंगे उसके पास एनर्जी और कम होगी, सेकेंडरी कंज्यूमर के पास और कम होगी, टर्सरी के पास और कम होगी। तो ये हमेशा किसी भी इकोसिस्टम में चले जाना, चाहे घास में चले जाओ, ठीक है, चाहे आप वन में चले जाओ वहां के जीवों का देख लो, चाहे आप जल में चले जाओ वहां के जीवों का देख लो, जो एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट है हमेशा यही रहता है कि 10% जो एनर्जी है वो केवल 10% पहुंचती है आगे, जब भी हम पोषण स्तर पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्लियर? तो यहां समझ में आया कि हमेशा जो एनर्जी वाला पिरामिड है, यहां क्या याद रखना है? हमेशा एनर्जी वाला पिरामिड है वो सीधा ही बनेगा। इसके पीछे की रीजन को आपको समझा दिया गया है। आगे बढ़े, आगे देखो दो टर्म यहां से और आएंगे। अब आगे हम फूड चेन से ही आगे बढ़े तो फूड चेन में ही कुछ पॉल्यूटेंट कभी कभी शामिल हो जाते हैं, तो उन पॉल्यूटेंट के बेस पर ही दो टर्म निकल कर आते हैं। एक है आपका बायो एक्यूमुलेशन, दूसरा है बायो मैग्निफिकेशन। इसको समझ लेते हैं, देखो बहुत आसान है। बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है? देखो पॉल्यूटेंट कौन कौन से होते हैं यहां समझो। पॉल्यूटेंट मैक्सिमम जो पॉल्यूटेंट होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, है ना, जल में घुल जाएंगे भाई तो उतना नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट होते हैं जो जल में नहीं घुलते हैं। किसमें घुलते हैं? वसा में घुलते हैं, ठीक है। फैट में तो सॉल्युबल होते हैं लेकिन जल में अघुलनशील होते हैं। बोले जैसे ही जल में अघुलनशील होंगे तो ये क्या हो जाएंगे? ये किसी भी जीव के शरीर में संचित हो जाएंगे। संचित मतलब जमा हो जाएंगे, एक्युमुलेट हो जाएंगे। जब उसके शरीर में जाके एक्युमुलेट हो जाएंगे तो इसी को बोला जाता है बायो एक्युमुलेशन। कैसे, इसको समझते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, कौन कौन से? जैसे इसका डीडीटी एक एग्जाम्पल है, कैडमियम एग्जाम्पल है, पारा एक एग्जाम्पल है। ये ऐसे पॉल्यूटेंट हैं जो जल में सोल्यूबल नहीं होते हैं, नॉन सोल्यूबल होते हैं, यानी कि जल में घुलते ही नहीं है। तो जब जल में ये घुलेंगे नहीं तो जैसे ही किसी जीव के शरीर में जाते हैं वो उसके शरीर में जाकर के एक्युमुलेट हो जाएंगे, ठीक। तो ये शरीर में जा चुके हैं। अब शरीर में जाने के बाद में फिर ये बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है इसको समझते हैं। एक एग्जाम्पल से जानो। मैग्निफिकेशन का क्या मतलब है? मैग्निफिकेशन का मतलब है वृद्धि होना, है ना, जिसको जैव आवर्धन बोलते हो। तो यही जो एक्युमुलेट हुआ है शरीर में, ये जैसे ही फूड चेन में आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे ही इनका मैग्निफाइड मतलब मैग्निफिकेशन होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। कैसे बढ़ता रहेगा? देखो मान लो भैया ये घास है, ठीक है, घास है, घास पर डाल दी गई डीडीटी। डीडीटी क्या होती है भैया? डीडीटी वही पॉल्यूटेंट है जो आपका जल में घुलता नहीं है, अघुलनशील होता है। अब ये डीडीटी घास है, कोई भी वनस्पति अगर उगाई गई, कोई भी पदार्थ है, तो ये किसका दे रहा, किसका, इसका सेवन जो है, मान लो इस घास को खाया मुर्गे ने खाया, ठीक है, मुर्गी ने खाया, एक मानते हैं इसको, इस घास को मुर्गी ने खाया। तो एक बात बताओ, हिरन खाए या घास खाए, है ना, मान लो या हिरन ने खाया, कुछ भी रख लो इसको यहाँ पर, तो हिरन ने खाया तो घास के एक ही बार खाएगा। और ये तीन मान लो भाई घास के पौधे हैं, ठीक, तीन घास के पौधे हैं, एक एक यूनिट सबके पास में क्या है? डीडीटी है। एक एक यूनिट सबके पास डीडीटी था, इसको हिरन ने खाया। क्या भैया हिरन एक ही घास का? हिरन ने मान लो तीन घास के पौधे खा लिए। अब बोले हिरन के शरीर में कितनी? 3 यूनिट चली गई। कितनी डीडीटी जा चुकी है? 3 यूनिट जा चुकी है। यहाँ बायो का एक्युमुलेशन कितना था? एक एक यूनिट एक एक पौधे के पास में था, घास के पौधे के पास। लेकिन हिरन ने तीनों पौधों को खाया, कुल मिलाकर के 3 यूनिट चली गई। हिरन को कौन खाएगा? बोले हिरन को शेर खाएगा। क्या हिरन एक ही हिरन खाएगा शेर? बोले नहीं खाएगा। अब एक हिरन के शरीर में 3 यूनिट है, तो ऐसे ही करके उसने 3 हिरन खा ली है शेर ने। तो अब शेर के शरीर में कितनी? 9 यूनिट चली गई। अब यहां समझो, 1 यूनिट से 3 यूनिट हुआ है, 3 यूनिट से 9 यूनिट हुआ है, तो ये क्या हो रहा है? ये मैग्निफाइड हो रहा है। मैग्निफिकेशन यही कहलाता है, बायो मैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन। ये जो पोल्यूटेंट था, पोल्यूटेंट कौन था? डीडीटी।
तो ये डीडीटी जो पोल्यूटेंट था, ये घास पर तो एक ही यूनिट था, लेकिन जैसे ही जैसे फूड चेन में आगे बढ़ते जाओगे तो ये पोल्यूटेंट जो है बढ़ता चला जाएगा, आवर्धित होता चला जाएगा, इसीलिए इसको जैव आवर्धन बोला जाता है। क्लियर? अब क्लियर हो गया जैव आवर्धन क्या होता है। इसके साथ साथ बायो एक्यूमुलेशन, जैव संचयन क्या होता है, यानी कि वो संचित हुआ शरीर में, फिर फूड चेन का वो हिस्सा बनेगा, और फूड चेन का हिस्सा बनने के साथ में वो बायो मैग्निफिकेशन का जो है वहां पर टर्म निकल कर आएगा। तो ये जो दोनों टर्म हैं जो आपके यहाँ बुक में दिए गए हैं, बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन, ये अब आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, समझ गए? तो देखो बायो मैग्निफिकेशन यही समझाया, और कुछ इसके देखो एग्जांपल्स जो हैं, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल, ठीक है, ये आपके क्या है, पोल्यूटेंट ही है। ये पोल्यूटेंट थोड़ा ज्यादा चर्चा में रहा था क्योंकि यूरोप में एक सील मछली थी। अब यूरोप में जो एक सील मछली थी वो उससे प्रभावित हुई थी, है ना, उसके शरीर में जाकर के संचय किया, देखो तालाब में जाएगा, अब तालाब में यही पोल्यूटेंट जब पहुंच जाते हैं, डीडीटी देखो किसान डालता है, अब डीडीटी किसान जब डालेगा, छिड़काव करेगा, अब ये छिड़काव जो है ये नदियां अपने साथ भागकर समुद्र में ले जाएंगी, समुद्र में मौजूद है मछलियां, अब मछलियों के शरीर में जाएगा, बायो एक्यूमुलेट होगा। तो वैसे यूरोप में ये घटना हुई, तो यूरोप में सील मछली के अंदर जब जैसे ही बायो एक्यूमुलेट पहुंचा तो बहुत तेजी से उसकी डेथ हुई, तो इसलिए चर्चा में आया था बायो क्लोरिनेटेड बाइफिनॉल। ठीक है, ये पेंट वगैरह जो भी आप करते हो उसमें ये मौजूद होता है। ठीक है, तो वो किसी तरीके से भी अगर वहां तक पहुंच गया तो जब ये किसी जीव के शरीर में जाता है तो वो उसके लिए हानिकारक होता है। या कुछ धातुएं होती हैं जैसे पारा, कैडमियम, तांबा, ये सब भी क्या होती हैं, बायो एक्यूमुलेट होती हैं। ये जितने भी पॉल्यूटेंट है ना, ये सारे पॉल्यूटेंट देखो जल में जो है अघुलनशील होंगे, पहली कंडीशन इनके लिए ये होनी चाहिए। दूसरी क्या होनी चाहिए, वसा में ये घुलनशील होने चाहिए। तीसरा होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म रहने चाहिए। अब अगर शॉर्ट टर्म रहेंगे तो कुछ टाइम तक उसके शरीर में रहते और खत्म हो जाते हैं, है ना। जब लॉन्ग टर्म रहेंगे तभी तो ये क्या है, आगे फूड चेन का जब भाग बनेंगे तो बहुत समय तक स्टोर रहेंगे, एक्यूमुलेट रहेंगे और फिर मैग्नीफाइड होते रहेंगे। तो इस तीसरी कंडीशन होती है दीर्घकालिक होने चाहिए, दीर्घ स्थायी होने चाहिए। ठीक, तो ये सारी जो हैं कुछ कंडीशंस होती हैं इन पोल्यूटेंट के लिए, तभी ये पोल्यूटेंट क्या करते हैं, किसी फूड चेन में इस तरीके से एक नकारात्मक इंपैक्ट डालते हैं। पीसीबी देखो समझा दिया आपको। आगे बढ़ते हैं, तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट दिया हुआ है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट आपको समझना नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर क्वेश्चंस नहीं बनते, खाली जान लो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। देखो जो आपके इकोलॉजिकल कंपोनेंट बताए हमने, अब कंपोनेंट के लिए जितनी जरूरत होती है, यानी कि वो कंपोनेंट की मात्रा जीवन जीने के लिए जितना जरूरी होता है, वही उसका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहलाता है। बस इतना समझ लो, किसी भी कंपोनेंट की जितनी जरूरत होगी जीवन जीने के लिए, वही उसका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहलाता है। इकोटोन पहले ही समझा दिया। इकोटोन कहां पर समझाया था, इकोटोन समझाया था भैया जब दो बायोम की बात की थी, जो दो बायोम का ट्रांजिशन जो क्षेत्र होता है वही इकोटोन कहलाता है। यही जब डाइवर्सिटी ज्यादा होती है तो वही आपका कोर इफेक्ट वहीं पर बनता है। ठीक है, समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, तो एक टर्म आया इकोलॉजिकल सक्सेशन। जितनी टर्मिनोलॉजी यहाँ पर दी हुई है ना इस बुक में, इस चैप्टर में, एक भी टर्मिनोलॉजी इसके बाद में शुरू के जो पीडीएफ दी गई है ना, शुरू के 40 पेज उठाना, और 40 पेज ये लेक्चर खत्म होने के बाद अब पढ़ना, और ये पढ़ने के बाद फिर आप बताना कि एक भी टर्म ऐसा है जो आप समझ में नहीं आ रहा हो या आपको याद नहीं हो रहा हो, है ना। तभी तो मजा आएगा यार, लेक्चर देखने का तभी तो मजा है ना। नहीं तो लेक्चर एक सजा है। ठीक, क्योंकि जब चीजें याद ही ना हो तो फिर क्या ही आपको मजा आएगा लेक्चर्स वगैरह देखने में, फिर तो टाइम ही खराब हो रहा। तो अब क्या है, जितने टर्म्स हैं वो टर्म्स आपको इजिली अगर समझ में आ रहे हैं, अगर वीडियो लेक्चर से आपका क्लियर हो जा रहा है तो इसी को रिवाइज कर लो। नहीं तो सबसे बढ़िया तरीका होता है ये लेक्चर देखो, लेक्चर के बाद वो पीडीएफ आपने प्रिंट आउट निकलवा लिया है, निकलवा कर दोबारा पढ़ो, और सारे टर्म्स देखो समझ में आ रहे। कुछ चीजें हो सकता है पहली बार में स्लिप कर जाएंगे, फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे होगे, और अगर फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ रहे होगे तो रिवीजन हो रहा होगा, और अगर स्लिप करती है तो दोबारा वीडियो देख लो यार, दोबारा कोई वीडियो पेड तो है नहीं। अब इकोलॉजिकल सक्सेशन पर आते हैं। देखो इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, इसको बिल्कुल आसान बिल्कुल बनाओ, बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज नहीं। क्या होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन, कहीं पर मान लीजिए इन्वायरमेंटल चेंज होता है, ठीक है, होता ही रहता है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं टुंड्रा क्षेत्र का। तो ये टुंड्रा क्षेत्र में इन्वायरमेंटल चेंज हुआ और वहां पर वनस्पति बिल्कुल गायब हो गई, एकदम साफ हो गई वहां पर, है ना। नए सिरे से वहां पर वनस्पति का उदय होगा। वनस्पति का उदय क्या होगा, पहले तो सबसे पहले मिट्टी बनेगी, है ना, वहां पर उस क्षेत्र की। तो बोले यही प्रोसेस जो होता है, जो शुरू होता है, और शुरू होने के बाद एक समय आएगा जब वहां पर हमें टुंड्रा वनस्पतियां और उसके अकॉर्डिंग ही वहां पर उसको एकोमोडेट करते हुए ही उसको अडॉप्ट करते हुए जो जीव दिखाई देंगे वहां पर, तो वो पूरा का पूरा जो विकास कहलाएगा वही इकोलॉजिकल सक्सेशन कहलाता है। अब इसको जानते हैं हम, कहीं इन्वायरमेंटल चेंज हुआ, एकदम वहां पर सफाई हो गई, खाली हो गया, तो सब खाली होने के साथ सबसे पहले जो कम्युनिटी आएगी, एंट्री करेगी, वही पायोनियर कम्युनिटी कहलाती है। अब टुंड्रा प्लेस की बात कर रहे हैं, टुंड्रा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो यहां पर जो सबसे पहले कम्युनिटी आती है लाइकेन्स आते हैं।
तो लाइकेन्स जो है मृदा का निर्माण करेंगे, ठीक है, यहाँ मिट्टी विट्टी बनानी शुरू करेंगे। इकोलॉजिकल सक्सेशन को समझना है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझो, पारिस्थितिकी अनुक्रमण जिसे बोलते हो। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है, वहां पर बहुत बड़े इन्वायरमेंटल चेंज हुए, उसके प्राकृतिक कारण भी होते हैं और ह्यूमन भी होते हैं, आजकल तो ह्यूमन ज्यादा होते हैं। तो ये इन कारणों से वहां पर पूरी तरीके से वनस्पतियां और जीव खत्म हो गए थे। खत्म होने के बाद फिर भैया वहां पर नए सिरे से जीवन की जब शुरुआत होगी, तो सबसे पहले वहां पर लाइकेन्स आएंगे, और वो जो लाइकेन्स होते हैं वही पायोनियर कम्युनिटी। पायोनियर क्या होता है, पथ प्रदर्शक, यानी कि सबसे आगे जो चलते हैं। तो सबसे आगे चलने वाली कम्युनिटी क्या कहलाती है, पायोनियर कम्युनिटी कहलाती है। पायोनियर कम्युनिटी की एंट्री होगी और ये क्या करेगी, वहां पर मिट्टी का निर्माण करना शुरू करेगी, ठीक है। ये प्रोसेस देखो आगे पूरा समझाएगा, यहाँ समझ लो पायोनियर कम्युनिटी और क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होती है, फिर आगे अभी प्रोसेस पूरा समझते हैं। फिर देखो ये जब पूरा बीच में बहुत सारे स्टेप्स होंगे, स्टेप्स होते होते मिट्टी का निर्माण होगा, फिर कम्युनिटी आएंगी, बहुत सारी कम्युनिटी के बीच आपस में कंपटीशन होगा। कंपटीशन होकर के अंततः जो क्लाइमेट के अनुसार, जो वहां की जो टुंड्रा क्लाइमेट है, उस टुंड्रा क्लाइमेट के अनुसार अपने आप को पूरी तरीके से स्टेब्लिश कर लेगी। जो पूरी तरीके से अपने आप को स्टेब्लिश कर लेती है कम्युनिटी, वही कहलाती है क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्लाइमेट के अनुसार ही जो अपने आप को कम्युनिटी स्टेब्लिश कर लेगी, वही क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहलाती है। तो पायोनियर कम्युनिटी और क्लाइमेक्स कम्युनिटी दोनों क्लियर हो गया होगा। पायोनियर कम्युनिटी वो होती है जो एंट्री करती है, एंट्री करने के साथ वहां जीवन जीने के अनुकूल दशाएं बनाएगी, वनस्पतियों का विकास होगा, फिर जीव आएंगे, लड़ेंगे, मरेंगे, कंपटीशन करेंगे, फिर आखिरी में जो जीव दिखाई देंगे जैसे टुंड्रा में अंततः जो जीव दिखाई देते हैं, स्टेब्लिश कर लेते हैं, वही होती है आपकी क्लाइमेक्स कम्युनिटी। समझ में आ गया पूरा जो भी यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखो यही जो प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस को ही क्लीमेंट महोदय ने समझाया था। अब ये जो इकोलॉजिकल सक्सेशन जो वर्ड दिया था, ये लिख लेना यहाँ पर, हुल्ट महोदय के द्वारा दिया गया था। हुल्ट ने यह शब्द दिया था और ये जो प्रोसेस है पूरा ये समझाया था क्लीमेंट महोदय ने। तो क्लीमेंट महोदय ने बताया कुछ इसके स्टेप बाय स्टेप सारे देखो चरण बाय चरणबद्ध तरीके से सारी प्रक्रियाएं होती हैं। कहीं पर भी जो इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है, यही इकोलॉजिकल सक्सेशन की प्रक्रिया समझाई है वही। क्या, सबसे पहले न्यूडेशन है ना, न्यूडेशन में क्या होगा, वनस्पतियां तो होंगी बिल्कुल नहीं वहां पर, तो वहां एंट्री मारेगा अपना लाइकेन, ठीक है, समझना यहाँ पर। लाइकेन एंट्री मारेगा, मिट्टी का निर्माण शुरू करेगा। दूसरा आएगा स्टेप इन्वेजन। इन्वेजन में देखो मिट्टी के गुणों में कुछ परिवर्तन होगा और कुछ जीवों का आगमन यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है, यहाँ पर जीवों का आगमन दिखाई देगा। तो न्यूडेशन से इन्वेशन, इन्वेशन के बाद फिर कंपटीशन, जब कुछ जीव आएंगे, एक जीव के साथ बहुत सारे जीव आएंगे, अब इन जीवों के बीच में कंपटीशन होगा, इनके बीच संघर्ष शुरू होगा। संघर्ष के साथ साथ यहाँ कुछ चेंजेस दिखाई देंगे, तो वो रिएक्शन कहलाता है ना। कुछ पर्यावरण में परिवर्तन होंगे और फिर पर्यावरण में परिवर्तन करते हुए अंततः सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के आधार पर अंततः जो कम्युनिटी यहाँ पर स्टेब्लिश हो जाएगी, वही कम्युनिटी कहलाएगी क्लाइमेक्स कम्युनिटी। और जो कम्युनिटी यहाँ एंट्री मार रही थी न्यूडेशन में, वो कहलाती है पायनियर कम्युनिटी। यही तो समझाया था। तो यही पूरा एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को ही समझाया किसने, क्लीमेंट महोदय ने समझाया कि इस तरीके से ही कहीं पर इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है। यही देखो यहाँ पर दिया हुआ है और ये टर्म समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला टर्म है बायोटिक इंट्रैक्शन। आ जाओ इसको समझते हैं क्या होता है। देखो बायोटिक इंट्रैक्शन आसानी से समझो अगर, तो दो जीव हैं, अब दो जीव एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अब एक दूसरे से दो जीवों का इंट्रैक्शन यहाँ पर बताया जा रहा है। अब इंट्रैक्शन किस लिए हो सकता है, जीवन जीने के लिए, सर्वाइवल के लिए हो सकता है, भोजन के लिए हो सकता है, आवास के लिए हो सकता है। तीन तरीके, तीन कारणों से देखो ये इंट्रैक्शन होता है, ठीक है, समझ में आया। अब बोले तीन तरीके से तो होता है, लेकिन ये जो बायोटिक इंट्रैक्शन है दो तरीके से हो सकता है। एक होता है आपका सिम्बायोटिक, ठीक है, दूसरा होता है एंटागोनिस्टिक। समझना ये सिम्बायोटिक क्या है। देखो सिम्बायोटिक इंट्रैक्शन वो होता है जहां पॉजिटिवली इंपैक्ट करते हैं, यानी कि दो जीव हैं, ए1 जीव है, ए2 जीव है ना। ए1 ए2 जीव जो है, एक में भी किसी का भी नुकसान जहां पर ना हो, वो सिम्बायोटिक रिलेशन होते हैं। या तो दोनों का फायदा होगा, ठीक है, या फिर एक का फायदा होगा, एक को कुछ नहीं होगा, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। या तो दोनों का फायदा होगा या एक को फायदा होगा, एक पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, केवल यहाँ पर पॉजिटिव वाइब्स हैं, ठीक है, समझना। सिम्बायोटिक में केवल पॉजिटिव वाइब्स ही दिखाई देंगी। अभी एक एक करके समझ लेंगे, पहले इसको समझो कि बायोटिक इंट्रैक्शन किस तरीके से होता है। दूसरा होता है एंटागोनिस्टिक इंट्रैक्शन। एंटागोनिस्टिक इंट्रैक्शन वो होता है जहां निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। देखो एक निगेटिव जरूर होगा, एक नहीं निगेटिव होगा, या तो दोनों निगेटिव होंगे। कैसे, देखो एक निगेटिव एक पॉजिटिव हो सकता है, दोनों निगेटिव हो सकते हैं, या भैया एक निगेटिव एक पर कोई इंपैक्ट नहीं। इस तरीके के जो इंट्रैक्शन होते हैं वो एंटागोनिस्टिक इंट्रैक्शंस होते हैं। अब जानते हैं, एक एक करके आ जाते हैं कि पॉजिटिव पहले हम सिम्बायोटिक वाले देखते हैं कि पॉजिटिवली कौन कौन से इंपैक्ट डालते हैं, ठीक है, कौन कौन से, आ जाओ थोड़ा समझते हैं इसको जूम करके। सबसे पहला कौन सा दिख रहा है, सबसे पहला दिख रहा है म्यूचुअलिज्म।
म्यूचुअलिज्म और प्रोटो कोऑपरेशन, इन दोनों को एक साथ रख के देखना है। क्यों देखना है? देखो इसमें होता क्या है कि दोनों पर देखो, प्लस प्लस का मतलब क्या है, दोनों पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। जो दोनों स्पेसीज हैं वो दोनों स्पेसीज एक दूसरे को फायदा पहुंचाती हैं। फिर ये म्यूचुअलिज्म और प्रोटो कोऑपरेशन में अंतर क्या है? अंतर यह है कि म्यूचुअलिज्म में देखो जो फायदा पहुंचाने वाली चीजें होती हैं ये कंपलसरी होती हैं, मतलब भैया जीवन जीने के लिए, जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए जरूरी है भैया एक दूसरे के साथ मिलकर रहना। और ये जो प्रोटो कोऑपरेशन है, यहाँ देखो स्वतंत्र भी रहते हैं, और लेकिन अगर रह लोगे साथ में तो फायदा ही फायदा है। कैसे? मनुष्य और कुत्ते का एग्जाम्पल ले लो। यहाँ पर कुत्ता तो अपना रह ही रहा है मस्त, मनुष्य भी रह रहा है, लेकिन जब साथ रहने लगते हैं तो कुत्ते को भोजन मिल जाता है, मनुष्य को क्या है, एक तरीके से एक उसका साथ मिल जाता है कुत्ते का, ठीक है, इमोशनल सपोर्ट मिल जाता है। तो फायदा तो दोनों का है ना। और अगर नहीं भी रहोगे तब भी कोई नुकसान नहीं है। तो यहां समझ में आया, प्रोटो कोऑपरेशन जो है कोई कंपल्शन नहीं है, नो कंपल्शन, ठीक। अब यहाँ दूसरा आते हैं, अब म्यूचुअलिज्म में आते हैं। म्यूचुअलिज्म में देखो कैसे फायदा पहुंचाते हैं, इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं। एक एग्जांपल छोटा सा लेते हैं हम राइजोबियम का। राइजोबियम आप पढ़ते होगे, ये कहाँ रहता है? ये जो दलहन होती है, दाल का पौधा होता है, जो दाल की पौधा की जड़ों में रहता है, ठीक है। अब दाल के पौधे को क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए। और ये राइजोबियम जो बैक्टीरिया है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने की क्षमता रखता है। बोले नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन राइजोबियम बैक्टीरिया करेगा। और बोले राइजोबियम जो है रहने के लिए इसको आवास मिल जाता है, किससे? जड़ों से, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? तो इसको रहने के लिए आवास मिल जाता है, उसकी जड़ों पर रहते हैं। और जड़ों को क्या फायदा है भैया? दाल को क्या फायदा हो रहा है? दाल को उसको उसका भोजन यानी कि नाइट्रोजन मिल जाता है। पौधों को ग्रोथ करने के लिए चाहिए नाइट्रोजन। अब वो नाइट्रोजन कौन दे रहा है? फिक्सेट करके राइजोबियम दे रहा है। तो दोनों देखो म्यूचुअलिज्म के साथ में रहते हैं मस्त एकदम। तो ये एक अच्छा एग्जांपल है जो समझने के लिए और साथ में एग्जाम में भी आता है, ठीक। अब हमने म्यूचुअलिज्म समझ लिया, प्रोटो कोऑपरेशन समझ लिया। तीसरा है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में क्या होता है? इंग्लिश के ही टर्म याद रखना, सहोपकारिता, सहभोजिता, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इंग्लिश के ही लिख लेना और इंग्लिश के ही याद कर लेना एकदम, ये ज्यादा आसान रहेंगे। तो कमेंसलिज्म क्या होता है? कमेंसलिज्म जो होता है इसमें एक को लाभ होता है और एक को कोई भी फर्क ही नहीं पड़ता है। इसका बढ़िया एग्जाम्पल होता है जो शार्क मछली होती है ना, इस शार्क मछली के ऊपर आप देखोगे बहुत सारी छोटी छोटी मछलियां जो होती हैं वो चिपकी होती हैं, चूषक मछली जिसको बोलते हैं। तो ये मछलियां क्या करती हैं? ये मछलियां शार्क जो भोजन लेती है, शार्क मछली भोजन की उसके थ्रू क्या होता है? भोजन भी मिलता है, रहने के लिए आवास भी मिलता है। दूसरा जो शार्क है जिसके ऊपर ये चिपकी हुई, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना, लेटे रहो तुम ऊपर, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये जो रिलेशन है दोनों के बीच का इंटरेक्शन है, इन दोनों जो स्पेसीज के बीच में जो इंटरेक्शन है वो बायोटिक इंटरेक्शन क्या कहलाता है? कमेंसलिज्म कहलाता है। तो तीनों हमने समझ लिए जो पॉजिटिव वाले थे, है ना। जो सिम्बायोटिक रिलेशन है वो हमने समझे। पहला कौन सा है? म्यूचुअलिज्म है, प्रोटो कोऑपरेशन समझा और कमेंसलिज्म समझा। अब आते हैं एंटागोनिस्टिक रिलेशन पे। देखो एंटागोनिस्टिक रिलेशन जो होता है निगेटिव जो इंपैक्ट डालते हैं। निगेटिव इंपैक्ट में सबसे पहले देखना है प्रिडेशन। देखो प्रिडेशन में क्या होता है? प्रिडेशन में देखो एक पर पॉजिटिव एक पर निगेटिव, वही जो पैरासिटिज्म है इस पर भी एक पर पॉजिटिव एक पर निगेटिव। बोले फिर यहाँ पर दोनों में अंतर क्या है ना। यहाँ भी तो जो बायोटिक कम्युनिटी है एक पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, एक पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। तो प्रिडेशन और पैरासिटिज्म में अंतर क्या है? अंतर एक ही है। प्रिडेटर जो, देखो प्रिडेटर कौन होता है ऐसे समझो, प्रिडेटर जो होता है शिकारी मतलब शेर होता है। अब शेर जब हिरन का शिकार करने निकलता है तो हिरन को क्या जिंदा छोड़ देता है, केवल नुकसान पहुंचा के आता है? बोले नहीं, फिर मार के आता है। तो यहाँ जो निगेटिव है ना, ये पूरी तरीके से निगेटिव हो चुके हैं। जो दूसरी वाली बायोटिक कम्युनिटी होती है पूरी तरीके से निगेटिव हो जाती है, मतलब हिरन जो है खल्लास एकदम। तो ये होते हैं प्रिडेशन। इसमें बायोटिक कम्युनिटी क्या हो, एक को फायदा, शेर को मिला भोजन और हिरन बन गए उसका भोजन, तो हिरन की हो जाती है मृत्यु, खत्म। तो ये वाला रिलेशन जो है वो प्रिडेशन कहलाता है। फिर पैरासिटिज्म क्या होता है? पैरासिटिज्म मतलब परजीवी रिलेशन होता है। जैसे पैरासिटिज्म यहाँ समझो, आपके जो बालों में जुए, अभी तो नहीं होंगे, छोटे पर जुए होते थे, तो जुए क्या आपको मार देते थे? नहीं मारते थे ना, लेकिन जुए अपनी जो है अपने भोजन की प्राप्ति तो कर ही लेते थे ना, खून पीते थे कि नहीं। तो जो जुए थे, जुओं को तो फायदा हो रहा था आपके शरीर में रहने से, आपको क्या हो रहा था? आपको नुकसान होता था भाई, खून की कमी होती थी, ठीक है। तो देखो ये होता है पैरासिटिज्म, ठीक। इसमें क्या है, दूसरी जो कम्युनिटी होती है, दूसरी बायोटिक कम्युनिटी मरती नहीं है, निपटती नहीं है, उसको केवल नुकसान होता है। तो ये निगेटिव कौन सा है? नुकसान वाला। और ये इंटरेक्शन क्या कहलाता है? पैरासिटिज्म कहलाता है। प्रिडेशन समझ में आ गया, पैरासिटिज्म समझ में आ गया। अब आते हैं एमेंसिलिज्म में। देखो एमेंसिलिज्म में क्या होता है? एमेंसिलिज्म में एक को नुकसान होता है और एक को कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब वो जो दूसरा वाला है बिना फर्क वाला, यही है जो नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। कैसे पहुंचाता है? इसका एक बढ़िया एग्जांपल है, ब्रोकली खाते होंगे ना, हेल्दी लोग जो होंगे वो खाते होंगे भैया। तो ब्रोकली जो खाते हैं, जब ब्रोकली का पेड़ जहां लगाया जाता है ना, ये अपने आसपास वाली जो वनस्पतियां होती है, वेजिटेशन होती है, इनको हार्म करता है, बुरी तरीके से समाप्त निपटा देता है। तो ब्रोकली की ये देखो एक तरीके से
वैसे तो खासियत है, लेकिन ये क्या है, इसका दुर्गुण है ना, कि ये आसपास क्या करेगा, जहां ब्रोकली लगाओगे आसपास की वेजिटेशन को निपटा देगा। यानी कि इसको खुद फर्क नहीं पड़ रहा है, मजा आ रहा है। क्या मजा आ रहा है कि आसपास तुमको किसी को भी हम जीने नहीं देंगे। तो यही जो रिलेशन है ये एमेंसलिज्म कहलाता है। ठीक है, तो आप समझ में आया, प्रिडेशन, पैरेटिज्म, एमेंसलिज्म। और चौथा है कंपटीशन। अब देखो यार, कंपटीशन की जब बात की जाती है ना, तो कंपटीशन कभी मत रखा करो आपस में। क्या रखा करो? आपस में सिम्बायोटिक रिलेशन रखा करो। जो कंपटीशन होता है वो हमेशा निगेटिव होता है। कंपटीशन का मतलब ही होता है कि एक दूसरे को नुकसान पहुंचाओगे, यानी कि उसमें से दोनों जो बायोटिक कम्युनिटी है, दोनों को ही नुकसान होगा, एक भी फायदे में नहीं रहेंगी। इसीलिए कंपटीशन की भावना नहीं होनी चाहिए, सिम्बायोटिक रिलेशन की भावना होनी चाहिए हमेशा। तो एक दूसरे का साथ देते हुए क्या है, आगे बढ़ सकोगे। हम लोगों का ग्रुप जो टेलीग्राम है, वो भी सिम्बायोटिक रिलेशन पर ही काम कर रहा है। अगर कंपटीशन वाली भावना पर काम करता तो अभी तक इतना हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते, है ना। तो इसीलिए सिम्बायोटिक रिलेशन के साथ एक दूसरे का साथ देते हुए, एक दूसरे की ग्रोथ में अपनी ग्रोथ देखते हुए आगे बढ़ना है, तो ना कि कंपटीशन रखते हुए। ठीक, अब कंपटीशन क्या होता है, दोनों निगेटिव इंपैक्ट डालते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? इसका बहुत बढ़िया एक एग्जांपल है। देखो, कहीं पर मान लो चूहे हैं, ठीक है। अब चूहों को कौन खाता है? बोले चूहों को देखो सांप खाता है, और चूहों को बिल्ली भी खाती है। यानी एक ही ऐसा दोनों का आहार है चूहा। अब मान लो उस जगह पर चूहे कम होने लगते हैं। चूहे जैसे ही कम होने लगेंगे तो सांप और बिल्ली आपस में लड़ जाएंगे, एक दूसरे को नुकसान करेंगे, है ना। संख्या चूहों की कम हुई, लेकिन इन दोनों के बीच कंपटीशन का माहौल हो गया, तो दोनों एक दूसरे को नुकसान करेंगे। तो दोनों कम्युनिटी के बीच में जो रिलेशन होगा वही आपका कंपटीशन कहलाएगा। तो क्लियर हुआ, बायोटिक जो इंटरेक्शन है बहुत टफ लगता है कि भैया ये कौन से, म्यूचुअलिज्म क्या है, प्रिडेशन क्या है ना, पैरेटिज्म क्या है, इसके बाद में कमेंसलिज्म क्या है, नहीं समझ में आता है। अब बताओ यार, इतना ही डिस्कशन किया होगा 10 मिनट के अंदर, आपको मैक्सिमम चीजें कोशिश की गई हैं कि मैक्सिमम चीजें आपको समझा दी जाए, जितना इजी तरीके से आपको सारे टर्म समझा दिए हैं। अब आप क्या करोगे? अब यहां आपने देख लिया, देखने के बाद अब बुक पढ़ना जाकर के। अब बुक पढ़ना, या साथ में ही आप पीडीएफ को रखो और रखते हुए साथ में पढ़ते चलो, है ना। तो फिर आपको क्या है, ये होगा कि अभी जो 40 पेजेस हैं, उस 40 पेजेस में एक भी ऐसे टर्म नहीं होंगे जो आपको समझ में ना आ रहे हो। तो यहाँ पर फिर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं पैरासिटिज्म के, ठीक है। उसके बाद में आपके यहाँ पर कमेंसलिज्म के एग्जाम्पल्स दिए। ये एग्जाम्पल्स आपको खुद अपने स्तर से देखने हैं। फिर कीस्टोन प्रजाति दी हुई है। कीस्टोन प्रजाति बेसिकली होती क्या है? देखो, कीस्टोन प्रजाति जो है आपकी, याद रखना, ये उसकी संख्या पर निर्भर नहीं करती है, फिर उसके समूह पर निर्भर नहीं। कौन सी प्रजाति होती है कीस्टोन प्रजाति? एक सेकंड, देखो, कीस्टोन प्रजाति वो होती है जो अपने रोल के आधार पर, अपने कार्यों के आधार पर जानी जाती है, और बहुत तगड़ा एक तरीके से समझो इफेक्ट डालती है उस इकोसिस्टम में। यानी कि कीस्टोन प्रजातियां जो होती हैं, उनका इंपैक्ट खतरनाक होता है, संख्या भले ही कम हो। यानी कि उनका जो नंबर होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन नंबर की जगह उनका जो इंपैक्ट होता है बहुत खतरनाक होता है। कैसे? 100 दिन भेड़िए, जो बोला जाता है ना, 100 दिन गीदड़ की तरह जीने से अच्छा एक दिन शेर की तरह जियो। तो एक दिन शेर की तरह जीने वाली ही जो स्पेसीज है वो कहलाती है कीस्टोन स्पेसीज, जो इंपैक्ट बहुत खतरनाक डालती है ना, बहुत इंप्रेसिव इंपैक्ट होता है, वही कीस्टोन स्पेसीज होते हैं। इसके एग्जांपल हैं शेर, चीता, भेड़िए, ये सब क्या है आपके कीस्टोन स्पेसीज हैं। और वही नाइट्रोजन फिक्सेशन वाली, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन वाली जितने भी जीवाणु हैं, जैसे राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, अभी ये सब समझ में आ जाएगा। ये सारे क्या है? ये भी कीस्टोन। इसके एग्जांपल्स याद रखना। अंजीर का पेड़ भी आपका कीस्टोन प्रजाति होता है, इसके एग्जांपल याद कर लेना। अब ये आगे एज इफेक्ट, कोर इफेक्ट, ये इकोटोन जब समझाया था तभी ये बता दिया था। एडाप्टेशन क्या होता है भैया? एडॉप्टेशन, अगर आपसे पूछा जाए एडॉप्टेशन क्या होता है, क्या बता नहीं पाओगे? क्या होता है? देखो, कोई भी एनवायरमेंटल चेंज आता है, कोई भी क्लाइमेट में चेंज आता है, उसके अनुसार एडॉप्ट कर लेना, उसे चेंज को, एनवायरमेंटल चेंज को एडॉप्ट कर लेना ही क्या कहलाता है? एडॉप्टेशन। उसके अनुकूल ही व्यवहार करना। तो ये जो एडॉप्टेशन है, ये 3 तरीके से होता है, यहां समझना। 3 तरीके से कौन सा होता है? एक होता है स्ट्रक्चरल, एक होता है बिहेवियरल, और तीसरा होता है भैया फिजिकल। क्या होता है ये स्ट्रक्चरल? स्ट्रक्चरल यहां समझना हो, यही सारी चीजें बुक में दी हुई हैं, ठीक, सुन लो यहाँ पर 5 मिनट के अंतर्गत, तो सारी बुक की चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। देखो, ये जो अडॉप्टेशन होता है 3 तरीके से होता है। स्ट्रक्चरल होता है कि शरीर के, जैसे आपका शरीर है, किसी भी जीव का शरीर है, उसके बाहर, यानी कि उसके स्ट्रक्चर में, बाहर के स्ट्रक्चर में अगर कोई चेंज आ जाता है, तो वो स्ट्रक्चरल एडॉप्टेशन है। यानी कि उसने वहां बाहर की क्लाइमेट देखी, टेम्परेचर देखा, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसका जो स्ट्रक्चर है वो कन्वर्ट हो गया वैसे ही, तो वो स्ट्रक्चरल एडॉप्टेशन होता है। दूसरा है बिहेवियरल। तो वो बिहेवियर क्या होता है? जैसे कहीं पर ऐसी अवस्थितियां बनी जहां पर अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है, तो अपने बिहेवियर को चेंज करेगा और फिर वहां पर वो अडॉप्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है भैया फिजिकल। फिजिकल क्या होता है? शारीरिक एडॉप्टेशन, क्या अनुकूलन क्या होता है? शारीरिक जो अनुकूलन होता है, फिजिकल एडॉप्टेशन, शरीर के अंदर होता है। यानी कि जीव के शरीर के अंदर
बाहर की परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। उसके शरीर के भीतरी अंग जो है वो परिवर्तन करते हैं, जो जो परिवर्तन क्यों करते हैं? चीजों को अडॉप्ट करने के लिए। तो वो आपका क्या कहलाता है? फिजिकल अडॉप्टेशन कहलाता है, शारीरिक अनुकूलन कहलाता है। तो ये जो अडॉप्टेशन शब्द है, ये समझ में आया? 3 प्रकार का होता है अडॉप्टेशन, ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं कैसे कैसे होता है ना, कौन कौन से टर्म्स होते हैं अडॉप्टेशन के। पहले एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जांपल किसका है? सबसे बढ़िया है एक ऊंट का एग्जांपल लो, अभी समझ में आ जाएगा अडॉप्टेशन क्या होता है। देखो ऊंट जो होता है, ऊंट का आप मुंह देखते हो, मुंह पर उसके नाक पर, ऊंट कहाँ रहता है? ऊंट मरुस्थल में रहता है। मरुस्थल में बहुत ज्यादा रेत होती है। अब बोले रेत के अनुसार इसको अपने आप को अडॉप्ट करना पड़ेगा। साथ ही वहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा होती है, तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो रेत गर्म बहुत रहती है, उसके अनुसार भी। साथ ही वहां जल नहीं है ना, पानी तो है नहीं, बहुत सूखा रहता है मरुस्थल में, तो वहां पानी नहीं है, तो उसके अनुसार उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि ऊंट में कौन कौन से ऐसे चेंजेस हुए अडॉप्टेशन के लिए। तो सबसे पहले नाक देखोगे ना, उसकी नाक पर बाल रहेंगे, क्यों रहते हैं? ताकि रेत उसकी नाक में ना जाए। पलके उसकी देखो, उसकी पलके कैसी होती हैं? बहुत ज्यादा मोटी होती है, घनी होती है ना, तो उसकी बहुत घनी पलके होंगी ताकि धूल उसकी आंखों में ना जाए। तो नाक में धूल ना जाए, रेत ना जाए, आंख में रेत ना जाए, इसके लिए देखो उसके शरीर का जो बाहर जो परिवर्तन हो रहा है उसको क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल परिवर्तन कहते हैं। ठीक समझे कि नहीं? स्ट्रक्चरल चेंज ये होता है, अभी हमने जो समझाया है ना, जो चेंजेस वो समझने हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद में नीचे आप बढ़ोगे, पैर देखोगे, उसके पैर कैसे होते हैं? पैर गद्दीदार होते हैं। पैर गद्दीदार इसलिए रखे जाते हैं ताकि रेत पर ऊंट को दबाव कम लगाना पड़े और इजीली चल सके। ठीक है, अब रेत में अगर उसके पैरों से दबाव अगर ज्यादा लगेगा तो चलने में दिक्कत आएगी, इसीलिए पैर भी उसके कैसे हो गए? गद्दीदार हो गए। और जो कुबड़ है, कुबड़ किसका होता है? ये वशा का होता है भैया, वशा का कुबड़ होता है। तो इसीलिए इस वशा के कुबड़ को ऊंट क्या कर सकता है? उपयोग कर सकता है। ठीक है, जब उसको भोजन नहीं मिलता है, क्योंकि वहां वनस्पतियां कौन सी हैं? नागफनी जैसी वनस्पतियां हैं, तो जब उसको भोजन नहीं मिलेगा तो उसका कुबड़ जो है, वसायुक्त कुबड़ है, उससे क्या करेगा? वो भोजन की प्राप्ति करता है। तो ऐसे जो चेंजेस हैं किए गए हैं, वो सारे चेंजेस क्या है? अडॉप्टेशन का ही पार्ट है। ऐसे ही भालू करता है भाई। भालू कहाँ रहता है? पोलर बियर। पोलर बियर रहता है ठंडे जगह पे। अब ठंडी जगह पे रहेगा तो कान क्या होते हैं? कान जो है हीट वो निकालते हैं शरीर से बाहर। बोले ठंडी जगह में है, हीट अगर शरीर से कान बड़े बड़े हुए बाहर निकल गई तो और दिक्कत हो जाएगी, है ना? दिक्कत हो जाएगी कि नहीं? पोलर बियर को क्या लग जाएगी? ठंड लग जाएगी, वायरल हो जाएगा। तो इसीलिए पोलर बियर के जो कान होंगे वो छोटे होंगे। आप क्या करते हो? टोपा तुरंत लगाते हो कि नहीं कानों में, कि कहीं कान में ठंड ना लग जाए। कैसे? क्योंकि हीट बहुत ज्यादा निकलती बाहर। तो इसीलिए पोलर बियर के जो कान है वही छोटे छोटे होते हैं। जब कान छोटे छोटे होंगे तो शरीर के अंदर की हीट क्या है? बाहर नहीं निकल पाएगी, और बाहर नहीं निकलेगी तो फिर भैया क्या है? उसका शरीर क्या है? गर्म बना रहेगा पोलर में। तो ये देखो जो है अडॉप्टेशन के ही भाग होते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, अगर एग्जाम्पल्स पर आ जाओगे आप। यहाँ समझने वाली चीज थी कि अडॉप्टेशन 3 तरीके का होता है। स्ट्रक्चरल होता है, दूसरा कौन सा होता है भैया? फिजिकल होता है, तीसरा बिहेवियरल होता है। ठीक, अब इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं कौन कौन से प्रकार होते हैं, है ना? तो सबसे पहले देखो हाइबरनेशन होता है। हाइबरनेशन क्या होता है? शीत निष्क्रियता जिसको बोलते हो। हाइबरनेट में क्या जाता है? हाइबरनेट देखो बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम होता है जहां पर ठंडी जगहों पर। ठंडी जगहों पर एग्जाम्पल लेते हैं गिलहरी का। तो गिलहरी क्या करेगी? श्वसन की दर जो है कम कर देगी, हार्ट जो है, हार्ट की जो गति है उसको कम कर देगी। इसके माध्यम से क्या करेगी? वो हाइबरनेशन पर चली जाएगी, और हाइबरनेशन पर जब जाएगी तो कम से कम ऊर्जा का जब क्षय करेगी तो लंबे समय तक जीवित रह सकेगी। वो वहां की जलवायु के अनुसार अपने आप को अडॉप्ट कर सकेगी। ऐसे ही जो एस्टिवेशन होता है, मतलब ग्रीष्मयनात होता है। ग्रीष्म मतलब गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो वहां पर जो मरुस्थलों में रहने वाली गिलहरियां हैं, ये क्या करती हैं? ये गर्मियों से बचने के लिए बिलों में चली जाएंगी और बिल्कुल इनएक्टिव होकर के वहां मस्त लेट जाएंगी। तो ये वहां अडॉप्ट करती हैं ग्रीष्म निष्क्रियता की स्थिति में जाकर के। तीसरा देखो कैमोफ्लेज, छद्म आवरण बोला जाता है। छद्म आवरण क्या होता है? इसको टिड्डा से समझो। टिड्डा क्या करता है? टिड्डा का देखो जो शिकारी आता है टिड्डा का शिकार करने, तो टिड्डा क्या करेगा? चाहे किसी भी पेड़ पर जाएगा बिल्कुल हरे रंग का वैसे ही हो जाएगा, पेड़ पर चिपक जाएगा, और वो शिकारी समझ नहीं पाएगा ये पेड़ है कि टिड्डा है। तो छद्म आवरण। और बताया था अडॉप्टेशन क्यों किया जाता है। देखो अडॉप्टेशन अपना सर्वाइवल के लिए किया जाता है भैया, है ना? सर्वाइवल के लिए क्या करते हैं लोग? अडॉप्ट करते हैं किसी तरीके से। फिर एक प्रोसेस होता है मिमिक्री का। इसमें मिमिक्री में माहिर होती है तितलियां। तितलियां भी देखो शिकारी वगैरह से बचने के लिए किसी पेड़ पर बैठेंगी और पेड़ पर बैठ करके बिल्कुल उसी तरह से हो जाएंगी, कलर वैसा ही कर लेंगी अपना पंखों का, ताकि शिकारी बिल्कुल यहाँ से पहचान ही नहीं पाएगा कि तितली है कि पेड़ है। तो ये क्या होते हैं? ये अडॉप्टेशन की स्ट्रेटजीज होती हैं, एनिमल्स की स्ट्रेटजीज होती हैं अपना सर्वाइवल रखने के लिए। यही 3 प्रकार बताए देखो यहाँ दिए हुए हैं आगे, संरचनात्मक, व्यवहारात्मक और शारीरिक। ठीक है, और ये उसके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब आ गया लास्ट टॉपिक। कौन सा टॉपिक है? ये है आपका बायोजियोकेमिकल साइकिल, जैव भू रासायनिक चक्र। अब जैव भू रासायनिक चक्र जो है ये समझते हैं क्या होता है। ये ऐसे समझो, हमने देखा वहां पर एटमॉस्फेयर देखा, सॉरी हाँ, जो हमने वायुमंडल देखा,
उसके साथ जलमंडल देखा, उसके साथ हमने स्थल मंडल देखा। अब यहाँ जो पोषक तत्व है या एनर्जी है, ठीक है, इनका जो आदान प्रदान है एक मंडल से यानी कि लिथोस्फेयर से आपका हाइड्रोस्फेयर में भी हो रहा है, हाइड्रोस्फेयर से एटमॉस्फेयर में भी हो रहा है, चाहे आपका बीच में जो बायोस्फेयर है इससे आपका एटमॉस्फेयर में भी हो रहा है, हाइड्रोस्फेयर में भी हो रहा है। तो ये पोषक तत्वों का या फिर एनर्जी का इसका फ्लो जो है सर्कुलर चलता रहता है ना, तो चक्रीय प्रवाह होता रहता है। यही चक्रीय प्रवाह ही आपका जियोकेमिकल क्या कहलाता है, बायो जियो केमिकल साइकिल कहलाता है। समझ में आया कि ये भू जैव रासायनिक चक्र होता क्या है। अब ये भू जैव रासायनिक चक्र, इसमें पोषक तत्वों का है ना, जो पोषक तत्व होते हैं इनका देखो प्रवाह होता है, या फिर आपके जो एनर्जी है इनका प्रवाह होता है। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये मोटा मोटा देखा जाए तो दो तरीके के आपको ये साइकिल दिखाई देती है। कौन सी दो है, एक है आपकी गैसियस साइकिल, दूसरी है आपकी अवसादी सेडिमेंट्री साइकिल। तो गैसियस साइकिल कौन कौन सी होती है, एक आपका गैसियस साइकिल है वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल। ये चार हैं, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है नाइट्रोजन चक्र। सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी कहां से बनते हैं, नाइट्रोजन चक्र से। बाकी तो बहुत आसान है, नाइट्रोजन चक्र को हम अलग से समझेंगे। और इसी के साथ एक टॉपिक पीछे छोड़ा था, कौन सा, यूट्रोफिकेशन, वो भी बहुत इजीली समझ लेंगे। सुपोषण, ध्यान रखना, छोड़ा कुछ नहीं जाएगा। नाइट्रोजन साइकिल जो समझेंगे ना, इसी के साथ में हम यूट्रोफिकेशन को भी समझ लेंगे। ठीक, घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है, बिल्कुल। एनवायरमेंट को लेकर जितनी टेंशन थी सब खत्म हो जाएंगी। 5 क्लासेस करो और एनवायरमेंट में 10 से 12 प्रश्न आते हैं भाई, 10 से 12 प्रश्न आते हैं। और यहाँ पर श्योर शॉट है, अगर इस बुक को अच्छे से रिवाइज कर लिया, इस बुक को रिवाइज कर लिया तो कहीं नहीं गए हैं, 9-10 प्रश्न तो कहीं नहीं गए हैं। एक दो प्रश्न कभी अजीबो गरीब वो थिंकर विंकर को लेकर के अगर बना भी देते हैं तो वो छोड़ भी देना, उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, 100% करने जरूरी भी नहीं होते, इतनी कट ऑफ भी नहीं जाती भाई। तो एक दो अगर छूट भी जाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन अगर 9-10 प्रश्न हो जा रहे हैं यहाँ से इस बुक से, चूंकि अभी तक जो ट्रेंड है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, बहुत ज्यादा उन्होंने टफ क्वेश्चंस नहीं बनाए हैं एनवायरमेंट में। तो बहुत ज्यादा कठिन पढ़ने के चक्कर में मत रहना कि आसान भी गलत कराना। ठीक, अब ना, अब दोनों साइकिल को समझते हैं। जो आप बायोजियो केमिकल साइकिल है, इन दोनों साइकिल्स में गैसियस साइकिल और सेडिमेंट्री साइकिल को समझ लेते हैं, और लास्ट में क्या है, नाइट्रोजन साइकिल को समझेंगे। और उसी नाइट्रोजन साइकिल के साथ में ही हम यूट्रोफिकेशन को समझ लेंगे। सबसे पहले देखो कार्बन चक्र दी है, बहुत आसान होती है, नेचुरली समझा करो। कार्बन साइकिल क्या है, देखो एटमॉस्फेयर में क्या है आपके, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा यूज की जाती है, ये पेड़ पौधों के द्वारा यूज की जाती है। साइकिल क्या है, मतलब साइकिल का मतलब ये है जहां से वो आया और वहीं पर वो गैस चली गई। गैसियस साइकिल समझ रहे हैं, गैस जहां से आई और गैस वहीं पर चली गई, तो ये पूरा एक साइकिल बन जाता है। ठीक है, यही आपका कहलाता है गैसियस साइकिल। और गैसियस साइकिल में हम कार्बन साइकिल, तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम देख रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड भैया कहां से आती है, एटमॉस्फेयर से आती है। एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड आई और किसके द्वारा, पेड़ों के द्वारा ली गई। और पेड़ क्या करते हैं भैया, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O इसका प्रयोग करते हुए क्या बनाते हैं भैया, इसका प्रयोग करते हुए C6H12O6 बनाते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ये ऑक्सीजन किसके द्वारा, जीवों के द्वारा। अब ऑक्सीजन हम भी लेते हैं, जीव भी लेते हैं। ये जीव ऑक्सीजन लेते हैं और क्या रिलीज कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं। यही कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से कहां पहुंच जाती है, एटमॉस्फेयर में पहुंच जाती है। सीधी साइकिल कंप्लीट, एटमॉस्फेयर से आई, पेड़ों ने ली, पेड़ों ने ऑक्सीजन छोड़ी, ऑक्सीजन जीवों ने ली, जीवों ने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, और कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच गई एटमॉस्फेयर में। तो ये कार्बन चक्र पूरा हो गया। इतना आसान ही था कार्बन चक्र, लेकिन इसको जटिल बना दिया किसने, उद्योगों ने, घरेलू अपशिष्टों ने। इनके माध्यम से जो हम CO2 रिलीज करने लगे जरूरत से ज्यादा, तो इसी को लेकर के आगे देखो कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को कम करते हुए बहुत सारी पहले आएंगी। भारत सरकार के द्वारा बहुत सारे कमिटमेंट किए जाएंगे, है ना। नहीं तो अगर नेचर में जो ये साइकिल बनता था यही वाला बनता था। फिर हमने इंडस्ट्रीज इनके माध्यम से CO2 बढ़ाना शुरू कर दिया। अब जितनी CO2 भैया रिलीज होनी चाहिए थी, उससे कई गुना ज्यादा रिलीज होने लगी एटमॉस्फेयर में। CO2 की मात्रा बढ़ने लगी। जब CO2 की मात्रा बढ़ने लगी तो CO2 होता है ग्रीन हाउस गैस, यहीं से ग्लोबल वार्मिंग दिखाई देगा। अब ग्लोबल वार्मिंग के बाद क्लाइमेट चेंज जैसी आपदा यहाँ पर हमें दिखाई देती है। तो ये कार्बन साइकिल समझ में आ गया। कार्बन साइकिल के बाद अब हम हाइड्रोजन साइकिल पर, हाइड्रोजन साइकिल पूछ रहा हूँ, ये जो वाटर साइकिल है इसको समझते हैं। ये भी बहुत आसान है, कैसे, देखो समुद्र था, ठीक है, समुद्र पर क्या होता है भैया, जल मौजूद है। अब जल में सूर्य की किरण जब पड़ेंगी तो वाष्पीकरण होगा। ठीक है, वाष्पीकरण होकर के कहां पहुंचेगा, ये बादलों तक पहुंचेगा। ठीक, अब बादलों तक पहुंचेगा तो बादलों में ही होगी कंडेंसेशन की क्रिया, कंडेंसेशन जिसे संघनन बोलते हो। अब ये संघनन होगा तो फिर बारिश होगी, बारिश होकर के नदियों के माध्यम से पानी फिर से कहां आ जाएगा, समुद्र में आ जाएगा। जहां से पानी शुरू हुआ था वहीं पानी आ गया। ठीक, तो यही है जल चक्र। तो जल जहां से वेपराइज होना शुरू हुआ और दोबारा से कंडेंस हुआ, बारिश हुई, नदी से फिर से समुद्र में जल आ गया। ये पूरा साइकिल बन रहा है। इस साइकिल को क्या कहा जाता है, जल चक्र कहा जाता है। समझ में आ गया।
तीसरा है नाइट्रोजन चक्र, इसको यही छोड़ते हैं क्योंकि नाइट्रोजन चक्र अभी हम अलग से बनाकर उसको समझेंगे बहुत आसान तरीके से, ठीक। उसके बाद दोबारा फिर आपको कठिनाई नहीं होगी नाइट्रोजन चक्र में, बिल्कुल। फिर नाइट्रोजन चक्र, क्योंकि क्वेश्चंस भी उससे खूब आते हैं। नाइट्रोजन चक्र के बाद अगला है ऑक्सीजन चक्र। ऑक्सीजन चक्र बहुत आसान है। कैसे आसान है, देखो ऑक्सीजन क्या होता है, एटमॉस्फेयर में मौजूद होता है, ठीक, समझना शुरू करना। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में मौजूद है, इस ऑक्सीजन को कौन लेता है, जीव जंतु लेते हैं। उसी को जस्ट रिवर्स कर दो, CO2 जो कार्बन चक्र है ना, कार्बन चक्र को रिवर्स कर दो तो ऑक्सीजन चक्र मिल जाएगा। कैसे, CO2 लेते थे पेड़ पौधे, पेड़ पौधे ऑक्सीजन बनाते थे, जीव लेते थे, जीव CO2 छोड़ते थे। यहाँ क्या है, यहाँ ऑक्सीजन जो है जानवर लेंगे, और जानवर जो है क्या छोड़ेंगे, CO2 छोड़ेंगे, जीव मतलब की, और जीव CO2 छोड़ते हैं। हालांकि बहुत छोटा चक्र होता है, और ये जीव CO2 छोड़ते हैं, CO2 जो है ये पेड़ पौधे यूज करते हैं, और ये पेड़ पौधे CO2 छोड़ करके ऑक्सीजन दोबारा से वायुमंडल में पहुंचा देंगे। तो ये पूरी साइकिल क्या बन गई, ये ऑक्सीजन चक्र की साइकिल बन गई, ठीक है। अब सल्फर चक्र की देखते हैं। ये सेडिमेंट्री दो है, कौन सी भैया, सल्फर की और आपकी फास्फोरस की। सल्फर कहां पर मौजूद होता है, ये समझ लेते हैं, कहां गया, हाँ। तो सल्फर जो है इसको जानते हैं, देखो सल्फर जो है महासागरीय सतह पर सल्फर मौजूद होता है, ठीक, या फिर ज्वालामुखी विस्फोट वगैरह से सल्फर आता है। अब ये सल्फर जो है महासागरीय सतह पर सल्फर रहेगा। सल्फर का जब विघटन होगा, विघटन होकर के कहां पहुंचेगा, देखो विघटन होकर के सल्फर का, थोड़ा सा समझते हैं इजी लैंग्वेज में, बिल्कुल इसके सल्फर साइकिल को देखते हैं। सल्फर को, हाँ, तो हम सल्फर को देख रहे हैं, ठीक है। देखो तो सल्फर का हमें क्या देखना है, हमें यह समझना है कि ये साइकिल कैसे बनता है, सल्फर कहां मौजूद होता है। ये जल है आपका, ठीक है। जल के नीचे क्या रहता है, देखो जल के नीचे ही सतह पर जो मौजूद रहता है सल्फर मौजूद रहता है। अब इसको क्या करना है, ये आपका अपक्षय और अपर्दन होता है। अपक्षय अपर्दन करके जो आपकी चट्टाने होती हैं, जो आपके जीवाश्म ईंधन होता है, अवसादी जो चट्टाने होती हैं, यानी कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स होंगी, सेडिमेंट्री रॉक्स के माध्यम से ही आपका जीवाश्म ईंधन मिलता है। अब जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कौन करता है, उद्योग करते हैं। यहां समझना पूरी साइकिल जो बन रही है, इस जीवाश्म ईंधन का प्रयोग उद्योग करेंगे, और उद्योगों की चिमनी से आपको पता है सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं। ये सल्फर के ऑक्साइड ही H2O से आगे मिलते हैं, और H2O से सल्फर के ऑक्साइड नीचे आते हैं जब बारिश के साथ में, तो इसे ही एसिड रेन वगैरह भी बोला जाता है। अभी इस टॉपिक को भी हम करेंगे। लेकिन इसके माध्यम से सल्फर क्या हो रहा है, दोबारा से ही जमीन में आ रहा है, मृदा में दोबारा से आ जा रहा है। तो जहां से गया था सल्फर, सल्फर कहां से गया था, सल्फर भैया जमीन से ही गया था। जमीन से कैसे, जीवाश्म ईंधन के रूप में। जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किया किसने, उद्योगों ने। उद्योगों से क्या निकला भैया, सल्फर के ऑक्साइड, और ये जल के साथ मिलकर के नीचे दोबारा से आ जाएंगे, और दोबारा से ही क्या होगा, मिट्टी में मिल जाएंगे। दूसरा, मिट्टी में ही मौजूद है सल्फर, तो इसका पेड़ पौधे भी प्रयोग करेंगे, है ना, सल्फर का प्रयोग। अब पेड़ पौधे जब डेथ होगी इनकी, तो दोबारा से ही मिट्टी में मिल जाएंगे, तो सल्फर फिर से आ जाएगा। एक ये साइकिल बनती है छोटी सी। तो जो सल्फर का चक्र है ये समझ में आ गया पूरा, कि दो तरीके से देखो जो सल्फर साइकिल है ये दिखाई देती है हमें। फिर फास्फोरस, लास्ट जो है फास्फोरस चक्र है। फिर नाइट्रोजन साइकिल को समझ लेंगे। फास्फोरस जो चक्र होता है, देखो वो चट्टानों में होता है। अब हम समझेंगे, यहाँ चट्टानों में मान लीजिए फास्फोरस मौजूद है। अब बारिश होती है, बारिश हुई, बारिश होने के साथ ही वर्षा जल में फास्फोरस घुल जाता है। वर्षा जल में जैसे ही फास्फोरस घुलेगा, तो घुल करके वो कहां पहुंचेगा, घुल करके वो समुद्र में पहुंच जाएगा। जैसे ही समुद्र में पहुंचेगा भैया, तो फास्फोरस कहां जा चुका है, समुद्र में जा चुका है। समुद्र में जाकर के जमा होगा, ठीक। अब एक समय आएगा धीरे धीरे करके, यहां से जो जल है वो कम होना शुरू होगा। जैसे ही जल कम होना शुरू होगा, तो ये जो चट्टाने हैं ना, जो चट्टाने हैं जहां फास्फोरस जमा हुआ, ये बाहर निकलेंगी। तो फिर हमें ये फास्फोरस की चट्टाने दिखाई देंगी। शुरू कहां से हुई थी साइकिल, फास्फोरस की चट्टानों से ही। घुल करके ये कहां गया था, समुद्र में गया था। समुद्र में एक समय के बाद जब जल कम होता है थोड़ा सा वहां पर, तो जल कम होगा, तो यही चट्टाने दोबारा से बाहर निकली हुई दिखाई देती हैं फास्फोरस की। तो यही देखो पूरी साइकिल कंप्लीट होती है फास्फोरस की। क्लियर हुआ। तो ये दोनों अवसादी चट्टाने थी, चट्टाने बनी और चट्टाने दोबारा से निर्मित हो गई, ठीक। तो कैसे निर्मित हुई, ये पूरी एक साइकिल इसके लिए काम करती है। तो यही पूरी साइकिल जो है, यही आपकी बायोजियोकेमिकल साइकिल कहलाती है, जिसमें हमने गैसियस साइकिल देख ली, कार्बन साइकिल देखी, ऑक्सीजन साइकिल देखी। इसके साथ हमने सेडिमेंट्री साइकिल में फास्फोरस साइकिल देखी और सल्फर साइकिल देखी। सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी नाइट्रोजन साइकिल। इसको बढ़िया से यहाँ फिगर अलग से बना करके इसका समझेंगे। नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है, देखो भैया यहां भी वहां से शुरू करेंगे। एटमॉस्फेयर में हमारे मौजूद है नाइट्रोजन कितनी, 78% नाइट्रोजन मौजूद है। ये तो बच्चे बच्चे को पता है ना, और बच्चे बच्चे को पता है मतलब आपको भी पता है। बोले फिर ये जो नाइट्रोजन है ये अलग कैसे है, अलग इसलिए है, जो यहाँ पेड़ पौधे हमारे मौजूद हैं, हरे कलर के बना ले पेड़ पौधे। तो ये जो हरे कलर के पेड़ पौधे मौजूद हैं, ठीक है, तो ये पेड़ पौधे क्या करते हैं, वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है इसका सीधे यूज नहीं कर सकते हैं। फिर भैया जब सीधे यूज नहीं कर पाएंगे, तो फिर कैसे यूज करते हैं, क्योंकि ग्रोथ तो इनको करनी है। अब ग्रोथ करने के लिए इनको चाहिए नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन कैसे फिक्स की जाए, है ना,
तो इसको फिक्स करने के लिए ही हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद होते हैं कुछ बैक्टीरियाज, कुछ एल्गीज, है ना। तो वही आपके क्या करते हैं, इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, और यही प्रोसेस क्या कहलाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। याद रखना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो एटमॉस्फेरिक, जो एटमॉस्फेयर में हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन है, इसका यूज सीधे पेड़ पौधे हमारे बेचारे नहीं कर पाते हैं, इसीलिए कुछ आपके ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इसमें नाम याद रखना, नॉस्टैक, एनाबीना, ठीक है। ये ऐसे नाम है, बुक में दिए हुए हैं, लेकिन ये ऐसे जो नाम यहाँ बताए जाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल एकदम रटे होने चाहिए। नॉस्टैक हो गया, एनाबीना हो गया, ये कुछ एल्गी हैं, ठीक है। इसके अलावा और कौन करता है भैया नाइट्रोजन फिक्सेशन, कुछ जीवाणु भी करते हैं जिनके नाम आपने सुने होंगे। राइजोबियम, क्या नाम होता है, राइजोबियम। कहाँ रहता है ये, दलहन की जड़ों में। एक होता है आपका एजोटाबैक्टर, क्या नाम होता है, एजोटाबैक्टर। एजोटाबैक्टर बैक्टीरिया ये धान के जो पौधे होते हैं ना, वहां पे रहता है, ठीक है। तो धान के पौधे के साथ में ये एजोटाबैक्टर जीवाणु दिखाई देगा, और एक क्लास्ट्रोडियम होता है, ठीक है। ये कुछ जीवाणु हैं, ये जीवाणु सारे के सारे क्या कर रहे हैं, और राइजोबियम दलहनी पौधे के साथ रहता है। बोले ये सारे नाइट्रोजन को, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन को फिक्सेट करने का काम कर रहे हैं, यानी कि नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने का काम कर रहे हैं। तो जब ये नाइट्रोजन को स्थिरीकरण कर देंगे, तो ये बनाएंगे अमोनिया का आयन, NH4+ बनाते हैं। अब देखो NH4+ बनाया इन्होंने, प्रोसेस को समझना पूरा। तो अब साइकिल बन रही है पूरी, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से हमने शुरू किया है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कुछ जीवाणु और कुछ एल्गी इसको क्या करेंगे, स्थिरीकरण करेंगे नाइट्रोजन को, और अमोनिया का आयन बनाएंगे। अब जब इन्होंने अमोनिया का आयन बना दिया, तो एक तो या तो पेड़ पौधे क्या करें, इसको यूज कर लें, है ना, इसको भी यूज कर सकते हैं, या फिर इसके आगे प्रोसेस और होता है। मान लो भैया कुछ पौधों की जड़ों में राइजोबियम और जिनके जो ये एजिटोबैक्टर वगैरह होता है नहीं होता है, तो वो क्या करेंगे, है ना। तो फिर NH4 से आगे प्रोसेस होता है NO2-, ठीक है, जो आपका कहलाता है नाइट्राइट। क्या होता है, पहले नाइट्राइट बनता है, ध्यान रखना। इसके बाद में आगे NO3-, ये क्या बनता है भैया, नाइट्रेट बनता है। अब ये क्या है समझो, यहाँ पर देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन शुरू हो गया है। अब जो अमोनिया का आयन और वहां से नाइट्रेट बनने की जो प्रक्रिया है, ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है नाइट्रीकरण। क्या कहलाती है, नाइट्रीकरण। इसको लिख लेना, हालांकि लिखना नहीं है, समझ लेना खाली। अमोनियम आयन से और यहाँ NO3 नाइट्रेट बनने की जो क्रिया है, ये नाइट्रिफिकेशन कहलाती है। तो नाइट्रिफिकेशन क्या है, NH4 से NO3 बनने की क्रिया। चूंकि पेड़ पौधे, कुछ पेड़ पौधे तो अमोनिया के आयन का यूज करते हैं, कुछ पेड़ पौधे नाइट्रेट का यूज करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन भी बनता है कि पेड़ पौधों की जो जड़ें हैं, वो नाइट्रोजन का किस रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में, ना कि नाइट्राइट के रूप में, ठीक है। नाइट्राइट से नाइट्रेट कौन बनाता है, तो यहां याद रखना एक बैक्टीरिया है नाइट्रोबैक्टर। क्या नाम है उसका, नाइट्रोबैक्टर। तो नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलता है नाइट्रोबैक्टर। तो अब समझो यहाँ पर पेड़ पौधे जो यूज कर रहे हैं नाइट्रोजन का, या तो अमोनिया के आयन के रूप में यूज कर लेते हैं, या फिर नाइट्रेट के रूप में। और नाइट्रेट को नाइट्राइट से बनाने वाला कौन है भैया, नाइट्रेट के रूप में कौन बनाता है जीवाणु, वो है नाइट्रोबैक्टर। और जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, इसको जो है भैया कुछ एल्गी हैं, कौन एल्गी, एनाबीना, नॉस्टेक, और कुछ आपके बैक्टीरिया राइजोबियम, एजोटाबैक्टर और क्लास्ट्रोडियम। ये कुछ ऐसे आपके जीवाणु हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन को फिक्सेशन कर रहे हैं, नाइट्रोजन का, है ना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर रहे हैं। तो अब पेड़ भाई साहब जो हैं ये, इनके लिए इस तरीके से नाइट्रोजन तैयार की जाती है यूज करने के लिए, ठीक, समझ में आया। अब ये पेड़ क्या बनाएंगे भैया, ये पेड़ यहां से बनाते हैं, जो भी प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस के बाद में एमिनो एसिड बनाते हैं, ठीक। एमिनो एसिड वही प्रोटीन, तो एमिनो एसिड ही प्रोटीन का ही बेसिक वो होता है, तत्व होता है ना, अगर बायो पढ़ा होगा, देखा होगा वहां पर। तो एमिनो एसिड बनाते हैं, तो यहाँ जीव खाया, अगर जीव खाया या मनुष्य खाया, जीव के द्वारा एमिनो एसिड इंटेक किया जाता है। अब जीव के द्वारा एमिनो एसिड इंटेक किया जाएगा, तो अब ये जो है कैसे वायुमंडल में या मृदा पृथ्वी पर कैसे पहुंचता है नाइट्रोजन। अब या तो ये मल के रूप में इसके, ठीक है, या पेड़ पौधे जो डेथ हो जाती है इनकी, इनकी जब डेथ होगी, तो इन्होंने चूंकि नाइट्रोजन लिया हुआ है ना, नाइट्रोजन ये ग्रहण कर चुके हैं। अब या तो इनकी डेथ हो जाए, या ये पेड़ पौधे जो पदार्थ बनाएंगे, कार्बनिक पदार्थ, उस पदार्थ को लिया जाएगा किसके द्वारा, उस पदार्थ को ग्रहण किया जाएगा जीव के द्वारा। तो जीव का मल आदि के माध्यम से क्या होता है, नाइट्रोजन पहुंचता है भैया पृथ्वी पर। पृथ्वी पर यह नाइट्रोजन पहुंचा, और यह नाइट्रोजन जो है आपका NH4 किस रूप में रहता है, NH4+, है ना, अमोनिया के आयन के रूप में। बोले ये जो है यहाँ समझो, ये NH4+ से NO3- तक का प्रोसेस देखो यहाँ कंप्लीट होता है। यहाँ क्या है, नाइट्रेट के रूप में यह जो है परिवर्तित होता है। अब जानते हैं यहाँ पर देखो, नाइट्रेट के ही रूप में पेड़ पौधे इसको ग्रहण कर रहे थे। अब नाइट्रेट के ही रूप में, एक सेकंड, यहाँ पर NH4+ नहीं, हाँ
यहां पर क्या है, एक सेकेंड, हाँ, तो देखो पेड़ पौधे जो डेथ हो जाती है, या जो आपके ये जीव हैं, है ना, जीव के बाद में जो जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट के रूप में उपस्थित रहता है। बोले नाइट्रेट के रूप में हमने एटमॉस्फेयर से तो लिया नहीं था, है ना, एटमॉस्फेयर में तो नाइट्रोजन के 2 अणु थे। अब इसको नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलने के लिए क्या रहता है, नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलने वाला जो बैक्टीरिया होता है वो कहलाता है स्यूडोमोनास। क्या होता है, स्यूडोमोनास, याद रखना यहाँ पर। अब ये स्यूडोमोनास काम क्या कर रहा है, काम कर रहा है भैया ये नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलने का मतलब डीनाइट्रिफिकेशन। ये प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, विनाइट्रीकरण। ये देखो अभी पहले डिटेल में समझाया, फिर अभी एक पूरी साइकिल को बहुत इजीली समझ लेंगे, ठीक। अब यहां समझ गए, देखो यहां जो है, यहां जो नाइट्रेट बन रहा था, नाइट्रेट बनने की प्रक्रिया कहलाती थी नाइट्रिफिकेशन, और नाइट्रेट से नाइट्रोजन बनने की प्रक्रिया जस्ट उल्टा हो गई ना, तो ये जस्ट उल्टा हो गई, इसीलिए ये कहलाती है डीनाइट्रिफिकेशन। समझ में आया, थोड़ा लंबा प्रोसेस था इसीलिए थोड़ा जटिल लगा होगा। अब इसको थोड़ा समझते हैं इजी तरीके से, बिल्कुल। देखो ये हो गया एटमॉस्फेयर, यहां मौजूद थी नाइट्रोजन, ठीक है। अब यहां मौजूद थी नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन सीधे तो पेड़ पौधे लेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं लेंगे, तो इसीलिए इसको फिक्सेट किया जाएगा, है ना, स्थिरीकरण किया जाएगा। तो यहाँ कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी रहेंगे, कुछ आपके बैक्टीरिया रहेंगे, इसको तोड़ेंगे और अमोनिया के आयन में बदल देंगे। अब ये अमोनिया का आयन या तो ये पेड़ पौधे ले लें, या फिर इस अमोनिया से आपका बनेगा पहले नाइट्राइट और फिर बनेगा नाइट्रेट, ठीक। ये नाइट्राइट बनेगा, फिर नाइट्रेट, और फिर इस नाइट्रेट को भी पेड़ पौधे ले लेंगे। क्लियर, और यही प्रोसेस जो है ये नाइट्रिफिकेशन कहलाता है, ठीक। अमोनिया के आयन से नाइट्रेट का बनना ही क्या कहलाता है, नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। और ये जो काम करता है ये नाइट्रोबैक्टर करता है, याद रखना सारे स्टेप, और हर जगह से क्वेश्चन पूछा जाता है। नाइट्राइट को नाइट्रेट में कौन बदल रहा है, नाइट्रोबैक्टर। अब देखो ये पेड़ पौधे या तो मर जाएं, है ना, या फिर ये पेड़ पौधे जो भी आपका कार्बनिक पदार्थ बनाएंगे वो कार्बनिक पदार्थ जीव खाएगा, और मल के माध्यम से नाइट्रोजन उसका आता है एटमॉस्फेयर में या आपका मृदा में। अब मिट्टी पर जैसे ही मृदा में आएगा तो उसके बाद यहाँ पर आपको नाइट्रेट दिखाई देगा। अब इस नाइट्रेट से दोबारा से नाइट्रोजन बनाना है, तो यानी कि ये अपोजिट प्रोसेस करना है नाइट्रिफिकेशन का, तो इसीलिए ये प्रोसेस कहलाता है डीनाइट्रिफिकेशन। तो विनाइट्रीकरण जिसको बोलते हो, तो इस विनाइट्रीकरण का काम करने वाला बैक्टीरिया कौन सा है, स्यूडोमोनास। क्या नाम है इसका, स्यूडोमोनास। तो बस इतनी ही चीजें इसमें नाइट्रोजन साइकिल में याद रखनी है। अब देखो यही जो मृदा में नाइट्रोजन मौजूद होता है ना, यही मृदा में नाइट्रोजन अगर मान लो H2O से मिल गया भैया, H2O से मिल गया तो HNO3 बनाएगा यहाँ पर। अब यही HNO3 बहता हुआ कहाँ पहुंचेगा भैया, बहता हुआ ये पहुंच जाता है समुद्र में, ठीक है। अब देखो ये बहता हुआ समुद्र नाइट्रोजन साइकिल का एक पार्ट था कि नहीं बताया था, हालांकि देखो कृषि कार्यों के माध्यम से नाइट्रोजन पहुंचता है समुद्र में। इस नाइट्रोजन साइकिल में अगर बारिश होती है वहां पर नाइट्रोजन मृदा में जो मौजूद होता है वो पहुंच जाता है बहता हुआ नदियों के माध्यम से, कहां, समुद्र में। तो कुल मिलाकर समुद्र में क्या जा रहा है, नाइट्रोजन, साथ ही फास्फोरस भी, पीछे हमने फास्फोरस साइकिल पढ़ी, वो पहुंचा। तो ये पोषक तत्व होते हैं, क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं समुद्र के लिए। और यहीं पर अब हमें समझ में आ जाएगा यूट्रोफिकेशन। क्या समझ में आएगा, यूट्रोफिकेशन जो सुपोषण होता है, इसको आ जाओ बिल्कुल आसानी से समझते हैं। यूट्रोफिकेशन में क्या होता है, देखो ये समुद्र है, ठीक है, यहां समझना। अब समुद्र में क्या पहुंच चुका है भैया, समुद्र में पहुंच चुका है नाइट्रोजन, और समुद्र में ही पहुंच चुका है फास्फोरस। तो 2 पोषक तत्व पहुंच चुके हैं। जैसे ही देखा भैया पोषक तत्व आ गया है समुद्र में इतना, तो यहाँ पर जो शैवाल होते हैं, एल्गी होते हैं, खुश हो जाएंगे एकदम, है ना, एल्गी एकदम खुश हो जाएंगे। और इतने ज्यादा तेजी से ग्रोथ करते हैं ये एल्गी, कि एल्गी इतने ज्यादा सरफेस के ऊपर कहां दिखाई देंगे, बहुत ज्यादा सरफेस के ऊपर ही आपको एल्गी दिखाई देंगे, है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी जिन्हें बोला जाता है। तो ये एल्गी इतनी तेजी से ग्रोथ करेंगे क्योंकि इनको क्या मिल गया, इनके पोषक तत्व मिल गया, फेवरेट फूड मिल गया, नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो जैसे ही पूरा सरफेस के ऊपर ये आ जाएगा, क्या, शैवाल की एक लेयर बन जाएगी। तो इसी घटना को क्या बोला जाता है, एल्गी बूम, एल्गी ब्लूम बोला जाता है, ठीक है। एल्गी बूम जो होता है ये तेजी से बूम करके, जो मतलब कि ये समझो कि एल्गी का विकास होता है किसी भी सरफेस पर समुद्र की। अब ऊपर से भैया एक बात बताओ, सूर्य देवता मौजूद थे, सूर्य देवता किरणें भेज रहे थे नीचे, है ना, सूर्य देवता किरणें नीचे भेज रहे थे, इसी में आपके फाइटोप्लैंक्टन मौजूद थे, हमने पीछे पढ़ रखा है। और फाइटोप्लैंक्टन क्या करते थे, इन्हीं सूर्य की किरणों का प्रयोग करते हुए फोटोसिंथेसिस कर रहे थे। बोले जब फोटोसिंथेसिस कर रहे थे, और कर कब रहे थे, जब सूर्य का प्रकाश होता था, उसी की मौजूदगी में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। बोले बिल्कुल होता है, लेकिन जब ऊपर पूरी लेयर बन गई है, एल्गी ब्लूम, जब आपका समझिए पूरा ऊपर ऊपर पूरा एल्गी मौजूद है, तो नीचे क्या है, समुद्र के या झील के कहीं पर भी ये घटना होती है, झील में ही होती है, तो उस झील के नीचे क्या होता है भैया, प्रकाश पहुंच नहीं पाएगा। अब ये फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाएंगे, कर नहीं पाएंगे, तो इसको भैया फोटोसिंथेसिस करके भोजन बनाते किसके लिए थे, जू प्लैंक्टन के लिए। जू प्लैंक्टन भाई साहब कहेंगे भूख लगी है, खाना बनाओ यार, तो कहेंगे खाना बनाए कहां से, सूर्य का प्रकाश तो मिल नहीं रहा है। बोले फिर
बोले फिर क्या है, फिर भूखे मरो, है ना। तो ये जू प्लैंक्टन क्या होते हैं, जू प्लैंक्टन जो है यही फिर भूख से मरने लगते हैं, क्योंकि भोजन की आपूर्ति नहीं होगी। तो अब ये क्या करेंगे, ये मरने लगेंगे। मरने के बाद देखो ये झील है, झील की सबसे नीचे सतह क्या थी, सबसे नीचे सतह थी बेंथिक। यहीं पर बैठे हुए थे कौन, डिकम्पोजर महोदय, बैठे कि नहीं जल के अंदर। अब देखो जल के अंदर यहीं पर डिकम्पोजर महोदय बैठे हुए, तो ये मर के भैया कहाँ आएंगे, मर के नीचे आ जाएंगे, है ना। जू प्लैंकटन जो है मरने लगे हैं, समुद्र के जीव मरने लगे हैं, क्योंकि भैया जो फाइटोप्लैंकटन है ये भोजन नहीं बना पा रहे हैं। तो जब ये नीचे पहुंचे तो यहाँ डिकम्पोजर भाई साहब बोले कि तुम यार बहुत जल्दी आ गए, है ना, जल्दी निपट गए। बोले क्या, तो बोले यार ऊपर खाना नहीं मिल रहा है ना, बोल तो नहीं पाएंगे, खैर मर चुके होंगे। तो बोले फिर अब तुमको तो डाइजेस्ट करना ही पड़ेगा, डिकम्पोजर का काम क्या होता है, डिकम्पोज करना। अब डिकम्पोज करता कैसे है, यहाँ समझो, डिकम्पोज जो करता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो होता है बीओडी। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि ऑक्सीजन डिमांड जो है बीओडी, बीओडी की मात्रा बढ़ाएगा, क्योंकि पहले जितना डिकम्पोज करना होता था उससे कई गुना ज्यादा उसको डिकम्पोज करना पड़ जाएगा। क्यों करना पड़ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर लगातार ये मरेंगे जू प्लैंक्टन, और जू प्लैंक्टन की संख्या बढ़ जाएगी अगर इनको डिकम्पोज नहीं किया जाए, है ना। झील में इनकी संख्या, इनके जो कंकाल हैं वो बढ़ते चले जाएंगे, है ना, जो मृत शरीर हैं। तो इसीलिए इनको डिकम्पोज करने के लिए डिकम्पोजर तेजी से ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ाएगा। तो बायोलॉजिकल जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है बीओडी, बीओडी बढ़ा देगा। अब यार बोले बीओडी इतनी बढ़ा रहा है और ये ऑक्सीजन लेगा कहां से, तो जल में ही जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है, जल में ही जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है वही ऑक्सीजन लेगा डिकम्पोजर। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि बीओडी तो बढ़ा देता है, बीओडी का है भैया डिमांड है, डिकम्पोजर बढ़ा रहा है, क्योंकि उसको ज्यादा से ज्यादा जू प्लैंक्टन जो भाई साहब मरे हुए पड़े हुए हो इनको डिकम्पोज करना है। लेकिन जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन है, झील में घुली हुई ऑक्सीजन है, वो तो घट रही है। बोले हाँ घट रही है। तो इसीलिए डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो कम होती चली जाएगी, और जैसे ही भैया डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होगी तो इसके माध्यम से जू प्लैंक्टन जो मर रहे हैं इनकी गति और बढ़ जाएगी, और तेजी से मरने लगेंगे, क्योंकि अब तो उनको ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही, अभी तक खाना नहीं मिल रहा था, अब सांस भी नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। तो अब मरने की गति तेज हो जाएगी। तो यही पूरा प्रोसेस जो है ये यूट्रोफिकेशन कहलाता है। मतलब सुपोषण किसका है, एल्गी का, एल्गी को सुपोषण मिला, और सुपोषण मिलने से जो फाइटोप्लैंक्टन है और जो जू प्लैंक्टन है ये सब खत्म होने लगेंगे। तो झील जो है, जो भी झील में ये घटना हो रही होगी वो डेथ ऑफ झील हो जाएगी, ठीक है, डेथ ऑफ लेक, यानी कि यहीं से उस झील की मृत्यु हो जाती है। ना उसमें वनस्पति बची, ना उसमें जीव बचे, तो उसमें बचा क्या, उसमें बचे केवल यही एल्गी। तो इसीलिए बोला जाता है ये जो झील होती हैं, झीलों वगैरह को साफ रखना चाहिए, नाइट्रोजन वगैरह, फास्फोरस वगैरह इनमें नहीं इस तरीके से बढ़ना चाहिए, ये घटनाएं हो जाती हैं। समझ में आया यूट्रोफिकेशन क्या होता है, इजिली समझो, दोबारा रिवाइज करो। नाइट्रोजन और फास्फोरस पहुंचे तो ऊपर सरफेस पर एल्गी, एल्गी की लेयर जब ऊपर बन गई तो भैया प्रकाश जब नीचे नहीं पहुंचा तो जो फाइटोप्लैंक्टन जो वहां की वनस्पति है ये भोजन नहीं बनाएंगी, तो जू प्लैंक्टन है ये मरने लगेंगे, मरेंगे तो नीचे पहुंचेंगे, डिकम्पोजर कहेंगे आ गए, हाँ बोले ठीक। फिर बोले ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ाओ भाई, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डिकम्पोज करना पड़ेगा जब मर गए हो। तो अब यहाँ पर क्या है, बीओडी बढ़ जाएगा, लेकिन डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो घट जाएगी, क्योंकि डिजॉल्व ऑक्सीजन तो कम होने लगेगी, तो जू प्लैंक्टन और तेजी से मरने लगेंगे, तो पूरी तरीके से फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन सब खत्म हो जाएंगे, और जो लेक है वो डेथ लेक के रूप में नजर आ जाएगी। तो यहाँ पर यूट्रोफिकेशन जिसे आप सुपोषण बोलते हो, तो सुपोषण कितना हानिकारक होता है यही सब कुछ दिया हुआ है बुक में। अब जाना, अब क्या करना है आपको, पेज नंबर 1 से, मतलब जो पहला पेज है उसमें अलग तरीके से लगाया गया है, जैसे देखो जैसे पढ़ाया जाएगा यहाँ पर वैसे ही वहां पर बुक में लगा भी दिया गया है। तो पेज नंबर 1 से पेज 40, शुरुआती 40 पेजेस को, शुरुआती 40 पेजेस को आपको अच्छे से पढ़ना है, और पढ़ने के बाद आपको बताना है कि भैया एक भी ऐसा टर्म है अब जो समझ में नहीं आ रहा है क्या, है ना। तो फिर आपको ये जरूर बताना है, और फीडबैक जरूर दो कि एनवायरमेंट को लेकर के जो समझाने का प्रयास किया गया है, यहाँ देखो आपकी अगर समझ बेहतर हो गई टॉपिक पर, फिर एनवायरमेंट के क्वेश्चन करने बिल्कुल जटिल नहीं रहेंगे, बहुत आसान आते हैं। और जो फैक्चुअल वाली चीजें हैं वो फैक्चुअल वाली चीजें भी याद कराई जाएंगी, साथ के साथ कुछ यहाँ याद भी कराई गई हैं। और ये जो टॉपिक था ना इकोलॉजी, तो इकोलॉजी जो टॉपिक था ये बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, जो टर्म्स यहाँ पर हैं इन टर्म्स को समझ में आना जरूरी होता है, तो वो सारे टर्म्स ही समझाने का प्रयास किया गया है। चलो फिर आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, और आप लोग कमेंट जरूर करना, तभी आगे क्लास को क्या करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे, कि भाई कमेंट आपको करना है और बताना है कि कैसी रही यह एनवायरमेंट की क्लास, ठीक है। चलो आज के लिए धन्यवाद।